गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान की एक नई खूबसूरत और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह उज़ैर मलिक, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो उसको पूरा करने के लिए, आपकी मॉर्निंग को बेहतरीन बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, यानी कि मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए हम आ चुके हैं और हम लेकर आए हैं बहुत सारे दिलचस्प सेगमेंट्स, आपकी पसंदीदगी का सामान। और हमारे प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, जिस पर आप एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहते हैं। और इसके साथ आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे डाइट प्लान के हवाले से। माहिरीन से जानेंगे कि कौन सी खुराक खाई जाए सर्दियों में जो आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो, आप अच्छे दिख सकें, आप अच्छा महसूस कर सकें। और साथ ही साथ इसके अलावा आप अपने अगर बच्चों की ज़िद से तंग हैं तो आज का प्रोग्राम आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि ज़िद्दी और स्टबन बच्चों को कैसे टैकल किया जा सकता है, उनको कैसे प्यार के साथ, गुस्से के साथ लुभाया जा सकता है और उनसे बात मनवाई जा सकती है। खेलों में तो वैसे ही सबकी बहुत दिलचस्पी होती है, तो आज के स्पोर्ट्स सेगमेंट में हम आपको बताएंगे सिंध प्रीमियर लीग जूनियर्स की तैयारियों से मुताल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग बातें और आपके साथ शेयर करेंगे शोबिस इंडस्ट्री की कुछ हॉट न्यूज़। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन कैदियों से जो कि कंप्यूटर के साथ साथ चाइनीज ज़बान भी सीख रहे हैं। अरे वाह, कमाल हो गया। आज का तो प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की एपिसोड आप मिस कर जाते हैं अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फेसबुक, इंस्टा को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर हमारा सेगमेंट इंजॉय कीजिए और कॉमेंट करके भी बताइए कि कैसा लगा और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में जानते हैं मुल्क भर में मौसम की लेटेस्ट अपडेट्स जो कि हमें बताती हैं नजर। तो आइए चलते हैं मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके स्मोग और धुंध की लपेट में रहेंगे। ताहम कल से बलाई पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया है, सर्दी बढ़ गई है। गिलगित के दर्जा हरारत की बात करें तो वहां पे पारा -3 डिग्री तक गिर गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री तक रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू का जिक्र करते हैं तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां मतला साफ और मौसम सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि सुबह के औकात में चंद मकामात पर कहर पड़ने का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां अक्सर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। फूलों के शहर पेशावर का जिक्र करें तो वहां पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात कर लेते हैं, वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बागों के शहर लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब जिक्र कर लेते हैं मुल्तान का, वहां पे कम से कम टेम्परेचर 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान समेत दीगर इलाकों में रात और सुबह के औकात में स्मोग और धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं सूबा बलोचिस्तान के मौसम की, जहां ज्यादातर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत
कोयटा का जिक्र करें तो वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां मौसम में फिलहाल तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मतला साफ रहेगा और सूरज खूब चमकेगा। कराची का दर्जा हरारत कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कश्मोर, सखर, जैकबाबाद, टंडोजाम और गिरदोनवा में स्मोग और धुंध पड़ने का इम्कान है। शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी। कुछ मुल्क की सियासत की बात हो जाए तो तहरीक इंसाफ की एहतजाज की फाइनल कॉल फॉल्स कॉल साबित हुई है। एहतजाज के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल हो चुका। वफाकी दारुल हुकूमत को इस वक्त क्लियर करा लिया गया है। जुड़वा शहरों में कारोबार ज़िंदगी बहाल हो चुका है, दुकानें खुल गई हैं, मार्केट्स खुल चुकी हैं। इसके साथ साथ तमाम मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज खोल दिए गए, कारोबार भी खुल गए और तालीमी सरगर्मियां भी आज से बहाल हो गई हैं। इबरत का निशान बनने वाला तहरीक इंसाफ की क़यादत का जला हुआ कंटेनर इस वक्त शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और उसको देखने के लिए बड़ी तादाद शहरियों की वहां का रुख कर रही है। एहतजाजी धरने की नाकामी के बाद हुकूमत की जानिब से PTI पर शदीद लफ्जी शेलिंग जारी है, जबकि तहरीक इंसाफ के कैंपों में सख्त मायूसी पाई जा रही है। PTI की तकरीबन पूरी क़यादत मंजर आम से गायब है। अलीमा खान समेत बानी PTI की बहनें भी कहीं नज़र नहीं आ रही। PTI के अंदर से क़यादत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ऐसे में साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने सवालात की बौछार करते हुए कहा कि मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया है। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए, संगजानी पर एहतजाज की ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया। ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक का ही इंतखाब क्यों किया गया। पंजाब की क़यादत कहाँ गायब थी, इस पर भी बड़ी ले दे हुई और पार्टी बुशरा बीबी चलाएंगी या फिर लीडरशिप। एहतजाज के मामले पर भी PTI में वाज़े तज़ाद देखने को मिल रहा है। तर्जुमान ने एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान किया है और साथ ही बानी PTI से मुशावरत के बाद अब आइंदा का लाहेअमल देने का पैगाम भी आ गया है। मगर अली अमीन गंडापुर हैं कि एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हैं कि बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहे। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया है कि हमें संजीदगी से सोचना होगा कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है या रोज़ धरनों का मुकाबला करना है। अब PTI के खिलाफ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तज़ियाकार आदिल निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया आदिल आपके वक्त का। मैं जानना चाहूँगी, वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब PTI के खिलाफ सख्त फैसलों का वक्त आ गया। इस बात की ज़रा वजाहत कीजिएगा कि हुकूमत क्या सख्त फैसले ले सकती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया और पिछले देख रहे हैं चंद माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजिटेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। उसके नतीजे में हमने देखा कि 5 जो हैं फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 से 5 जो वर्कर्स हैं वो भी जो है जाबाक हुए हैं। तो इस पूरे मामले पे ये अफसोसनाक है। पाकिस्तानी शहरी हैं, सबकी जानें बराबर है, नहीं होना चाहिए था। अब रियासत जो है, हुकूमत जो है, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की भी कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ देखा कि जो नौमी वाक़यात हैं उसके हवाले से भी एक राय पाई जा रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्पेस जो है वो बनाने में कामयाब हुई, जिसके बाद हमने देखा पे दर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे किए हैं, रैलीज की हैं और मुज़ाकरात की टेबल पे उस तरह से नहीं आ रहे थे। अब रियासत ने डिसाइड किया, जिसका हमने एक देखा कि उसका फिजिकली किस तरह रियासत ने उसको इस जो प्रोटेस्ट है इसको डील किया।
अब ये चीजें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना के इजलास में बात की और कहा कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्ती से अब डील किया जाएगा। अब टाइम आ गया है कि बारहा हम इन चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक सूबा जो है वफाक पर बारहा जो है हमलावर होता है, सूबा मशीनरी इस्तेमाल होती है। मुमकिन तौर पर जो ऑप्शंस हैं, इससे पहले भी हुकूमत सोच रही थी, वज़ीर इत्तलात जो हैं तारड़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने का हुकूमत इरादा रखती है और उसको इस हवाले से जो है पूरा काबीना की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब जो पूरा वाकया हुआ है, फोर्सेस के जवान जो हैं वो जाबाक हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स भी जान से गए हैं। एक शहर इक़्तिदार में वायलेंस थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करे, मोहसिन नकवी और मिस्टर गौर राब्ता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया, अपना प्रोटेस्ट इस्लामाबाद लेके आए, वर्कर्स इस्लामाबाद लेके आए, जिससे नुकसान हुआ है। 9 मई पहले है, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PTV हमला केस हो, डी चौक के ऊपर जो 2014 में जो कुछ होता रहा, तो एक लेकिन आदिल बिल्कुल फाइल भी है, एक तारीख भी है, लेकिन आपको लगता है कि आज़ाद अदलिया के होते हुए ये मुमकिन होगा कि इतनी आसानी से इस एहतजाज को जवाब बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए? देखें, आज़ाद अदलिया के होते हुए ये मुमकिन हो सकता है ना कि आप जब जाएंगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा ये पूरा, अगर आपकी वफाकी काबीना गवर्नमेंट इसको करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखती है, इतने जलसे, इतने जुलूस, इतने रैलीज हुई, इतनी कैजुअलिटीज हुई, और ये हर ही जलसे जुलूस में हमने देखा है इस तरह का मामला होता रहा है। 2014 हो, उसके बाद 2016 हो, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, उसके बाद जब हुकूमत से गए हैं बानी पीटे, उसके बाद जो जलसे जुलूस हुए उसमें जो कुछ होता रहा, तो ये सारी की सारी चीजें जब आगे रखी जाएंगी। देखें, सियासी जमातें जो होती हैं वो डायलॉग करती हैं, वो टेबल पे बैठती हैं, जिसकी एक हमने अक्कासी देखी कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कुछ करते हुए भी हुकूमत को मौलाना के जरिए इस लेवल तक ले आई, मजबूर कर दिया कि हुकूमत को बैक फुट पे जाना पड़ा। कई दिन तक वो जो पूरी चीजें थी वो नहीं जो है वो टेबल हो सकी, पार्लियामान में पेश नहीं हो सकी। तो यहाँ से उनको पार्लियामेंट की ताकत का अंदाजा होना चाहिए, यहाँ से उनको जो उनको अवाम ने वोट दिया है उसकी ताकत जो है। अच्छा आदिल, जरा एज ए एक्सपर्ट तजियाकार हमें जरा इस हवाले से बताइए कि आपको क्या लगता है कि फाइनल कॉल की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? देखें, ये फाइनल कॉल की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डिवीजन है। इसको थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन अगर बताऊं, बुशरा बीबी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI के साथ उनकी मतलब शादी हुई, उसके बाद से हमने देखा जब पार्टी के मामला तो उन्होंने हाथ में लेने शुरू किए। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौकफ रहा कि वो गैर सियासी हैं, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, वो किस तरह पार्टी से साइड लाइन पे हुए, किस तरह पंजाब में उनका इन्फ्लुएंस रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये ओपन बातें, उनकी जो लीडरशिप है, और ऑल्दो क्योंकि इन्फ्लुएंस रखती हैं, बानी PTI की अहलियां हैं, लोग ओपनली बात नहीं करते उस तरह से, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खान साहब की काबीना के लोग थे, वो निजी महफिलों में बैठ कर ये बात करते थे कि जो खातून अव्वल हैं उनका किरदार इस तरह नहीं होना चाहिए, खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड आकर बात नहीं करते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जितनी लीडरशिप है, कई लोगों से हमारी मुलाकातें होती थी, जो स्टाफ के लोग थे वो बातें करते थे। तो अब ये चीजें जो है वो ओपन हो चुकी हैं। इस एहतजाज में भी हमने देखा कि जिस तरह वो जेल से आई हैं, रिहा हुई हैं, पार्टी को उन्होंने सारी चीजें अपने हाथ में ली और अरकान असेंबली से भी मिली। आपकी मॉर्निंग शो में हमने बताया 5000 लोगों को MPA को लाने का कहा है, 10,000 MNA को कहा है, ये सारी चीजें जो। लेकिन आदिल, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर हैं कहाँ, और अगर आप इस पर भी बात करें, इस पर भी कमेंट करें, तो जो बैरिस्टर सैफ बयानात दे रहे हैं बुशरा बीबी के खिलाफ ही जाते हैं वो बयानात, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो बहन है उनकी जानिब से भी बयानबाजी चल रही है। आखिर मामला है क्या, और बुशरा बीबी कहाँ है? देखिए, मरियम भट्टू साहिबा तो कह रही हैं कि उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, बल्कि रात के वो जैसे यहाँ से लोग डिस्पर्स हुए हैं, बुशरा बीबी इस्लामाबाद डी चौक से वापस गई हैं, एहतजाज वापस गया है, गंडापुर साहब वापस गए हैं, उन्होंने डिफरेंट किस्म की वीडियोस उस टाइम डाली कि नहीं कारकुनान इंटैक्ट रहे, वो वहीं पे मौजूद हैं। सुबह 4-5 बजे आया कि राब्ता नहीं हो पा रहा। फिर कल से उनकी जो ट्वीट्स है वो बता रही है कि फैमिली से बात नहीं होने दी जा रही। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले फैमिली से राब्ता किया। जब इस तरह की डिफरेंट तरह की बातें आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह एहतजाज शुरू होने से पहले हमने देखा लीडरशिप जो थी, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो थोड़ा साइड पर नजर आ रहे थे। बुशरा बीबी सारी चीजों को लीड करती हुई नजर आ रही थी। सऊदिया के हवाले से बयान दिया, फिर वकास अकरम साहब ने कहा कि वो गैर सियासी खातून है, सिर्फ बानी PTI का मैसेज देना था, लेकिन जिस दिन एहतजाज होना है वो कंटेनर पर नजर आई। जब वो कंटेनर पर नजर आई हैं तो जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो थोड़ा उनसे साइड पे हो गए, और पूरा जो कॉन्वॉय था, पूरा जो प्रोटेस्ट था, उसको बुशरा बीबी ने लीड किया। आप शौकत यूसुफजई हो,
बैरिस्टर सैफ हों, वो इजहार भी कर रहे हैं कि अली बिन गंडापुर को तो कुर्बानी का बकरा बना रहे, गैर सियासी फैसला था, लोग हमारे पास 15-20 हज़ार थे, हम अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते थे। संजानी बल्कि उजैर साहब इसमें एक और बड़ा अहम पॉइंट है, आप दोनों भी इस्लामाबाद डेफिनेटली आते रहते होंगे, जो H9 या G9 का जो मुकाम था, शुरू में कहा गया कि यहाँ पे मौलाना ने भी यहीं पे आके धरना दिया था, इससे पहले PDM भी यहाँ पे आके रुक चुकी है। अगर आप यहाँ पे बैठ जाओ, बहुत अच्छा स्पॉट था, वहाँ पे बैठते डायलॉग करते, कुछ ले कुछ दे की बात होती, तो शायद इनके जो लोग खासतौर जो पंजाब में कैद हैं उनके लिए तो वेरी सून आसानी पैदा हो सकती है। आदिल इसमें एक पॉइंट और भी मतलब ऐड हो सकता था कि आप वहां पर, जिस तरह आपने बताया कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल वहां बैठ सकते थे, साथ साथ ये भी हो सकता था कि जो आपके कारकुनान, जो आपकी क़यादत रह गई थी, वो भी जो लोगों को वहां बैठा देखकर हौसला पकड़ती, पंजाब से भी लोग निकलते, वहां पहुंचते, आप दूसरी जमातों से भी बात करते, मौलाना फजलुर रहमान से बात कर सकते थे, दीगर जमातों को इंगेज करके कोई यहाँ पर मजीद जो है अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहरा भी कर सकते थे और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा सकते थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक लंबा शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा सकती थी, हुकूमत को प्रेशराइज कर सकती थी। अभी KPK से लोग निकले थे, फिर मोटरवेज डेफिनेटली खुलना थी, कब तक हुकूमत को बंद रख सकती थी? पंजाब से लोग आते, साउथ पंजाब से आते, सिंध से लोग आते, बलोचिस्तान से मजीद लोग आते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा शो लगा सकती थी, अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा कर सकती थी, जो इनके मुकय्यद लोग हैं उनको बाहर लाने के लिए चीजें जो है आसानी पैदा कर सकती थी। और अगर उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत टेबल पर बैठ के बातचीत करते, फिर हुकूमत के पास जवाब नहीं था कि वो किसी भी तरीके से जो कैद लोग उनको कैद में रखते, क्योंकि केसेस कितने टाइम से चल रहे हैं, अभी तक फैसले नहीं हो पाए, तो हुकूमत को किसी ना किसी सतह पर बैकफुट जाना पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत फिर ना बांधती, फिर इस तरह का कोई एक मैसिव क्राउड लेकर आती, तो शायद उसकी वक़्त भी ज्यादा होती और हुकूमत को भी जवाब ना होता उसके पास कि हमारे साथ तो डायलॉग ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे हमारे साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा आदिल, ये बताइए कि एहतजाज की नाकामी से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कितना नुकसान हो सकता है? आप क्या देखते हैं इस हवाले से, और PTI को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसकी क्या वजह है? नजफ, ये क्वेश्चन जो है, ये आप जो नुकसान है वो आप पार्टी के अंदर देख रही हैं कि अपनी ही पार्टी, कल हम देख रहे हैं नून लीग तो टॉक शो से गायब है, नून लीग हमें सोशल मीडिया पे उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करती नजर नहीं आ रही, मरियम भुट्टो नजर आ रही हैं जो अपनी ही KPK हुकूमत पर, अली गंडापुर पर इल्जाम लगा रही हैं, वहाँ पे हमें यूसुफ जई साहब नजर आ रहे हैं जो बुशरा बीबी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, हमें बैरिस्टर जो सैफ है वो नजर आ रहे हैं जो एक अलग से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी ही पार्टी में डिवीजन हो चुकी है, हुकूमत इस टाइम रिलैक्स है, उन्होंने पहले तो आईनी तरमीम कानून साजी करके कुछ मजबूत हो गए थे, अभी इस एहतजाज की नाकामी के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि दोबारा इतनी जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना मैसिव क्राउड इस्लामाबाद लेके आने में कामयाब नहीं होगी, इस तरह की पब्लिक जो गैदरिंग है वो करने में कामयाब नहीं होगी। आदिल साहब, पब्लिक गैदरिंग क्या करनी है? अली अमीन साहब तो कह चुके हैं, उन्होंने कहा जी एहतजाज जारी है, जिस तरह बानी PTI ने कहा था, उनकी जो कॉल है वो वापस नहीं हुई, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें पब्लिक जो है वो शामिल हो, एहतजाज जारी है। किस तरह का बयान है वैसे बगैर लोगों के किस तरह का एहतजाज हो सकता है? यही समझने से कासिर है। हैरान बिल्कुल हैरान कुन दावा था उनका, क्योंकि पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमने जो है कॉल ऑफ कर लिया है, वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, लीडरशिप वापस चलेगी, अब आइंदा का लाइमल खान साहब देंगे। गंडापुर साहब जब लोगों से अपने वो मानसेरा में बात कर रहे हैं, सामो मीडिया टॉक कर रहे हैं, जो भी था, तो वह कह रहे हैं कि धरना हमारा जारी है। बस कहाँ पे जारी है? D चौक पे जारी है, KPK में जारी है, कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं? तो ये मेरे ख्याल से अब इनका वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहले भी ग्रजेस थे उनको कि गंडापुर आए और खुद चले गए कारकुनान को छोड़ के, अब तो बुशरा बीबी लीड कर रही थी कि आपने जाना नहीं है। आदिल उन्होंने अपने जो कंसर्न्स थे, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार शायरी का सहारा लेके भी किया है अली अमीन साहब से। बिल्कुल इस तरह की वो मतलब इस बार तक लीड कर रही थी और सारी चीजें उनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह वहाँ पे एक तो वायलेंस हुई, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें इसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि बारहा इस तरह का एक्ट जो है एहतजाज आपको आईने पाकिस्तान उसकी इजाजत देता है, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दुनिया उसकी बात करती है, लेकिन कल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट आपने देखी होगी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल पर बैठकर दीगर जमातों के साथ इंगेज करना है। ये बहुत हो गया, मतलब आप एहतजाज करने का भी एक तरीका कार है ना, अब बारहा इस तरह का एहतजाज भी नहीं हो सकता, टेबल पे कहीं ना कहीं बैठना होगा और पोलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लिए पैदा करनी होगी। आदिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एहतजाज हल नहीं है, निगोसिएशन हल है, बातचीत की जाए, मुज़ाकरात की जाए। अच्छा, अब हुकूमत की जानिब से कुछ बात कर लेते हैं। ये सिक्योरिटी इदारों ने शरपसंदों के ख़िलाफ़ काफ़ी दिलेराना कार्रवाई की और ऑपरेशन मुकम्मल किया, कामयाब बनाया। इस सारे ऑपरेशन का क्रेडिट आप किसको जाता देखते हैं? गवर्नर सिंध का बयान भी ज़रा नज़र में रखिएगा।
मोहसिन नकवी साहब डेफिनेटली जी, मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ टाइम में एज ए केयर टेकर सीएम पंजाब। उनको एक लंबा टाइम मिला, उन्होंने बड़ा वहाँ परफॉर्म किया। यहाँ पे भी एक टाइम पे आकर हमने देखा कि जर्नलिस्ट भी बोलना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे भी बातें आना शुरू हो गई कि प्रोटेस्टर जो हैं उनको केपीके की हदूद पे रोकना चाहिए। वो बड़े रिलैक्स रहे, बात करते रहे, क्योंकि बैक चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे थे, मीडिया पे उस तरह की बातें नहीं आ रही थी। हमने देखा बैरिस्टर गौर उनके साथ इंगेज थे, बैरिस्टर सैफ उनके साथ इंगेज थे, बारहा बानी पीटीआई को पैगाम देते रहे। लेकिन जब उधर से कोई बात नहीं बनी, और तो बात बन गई थी कि आप प्रोटेस्ट को कहीं और लेके आ जाएं। इवन गंडापुर साहब भी इस पर राजी थे, बाकी लीडरशिप भी राजी थी, लेकिन बुशरा बीबी बाजिद थी कि आपने डी चौक पे जाना है। तो ये एक रीजन, इसमें एक और भी चीज है। हमने देखा बुशरा बीबी बाजिद थी तो जो पार्टी की लीडरशिप थे, पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने खुद भी थोड़ा सा अपने आप को साइडलाइन किया बुशरा बीबी से। उस टाइम पे वो चुप करके बैठे रहे चले, क्योंकि 3 से 4 घंटे 5 मेरा ख्याल है आदिल जो बजिद थी वो फिर उन्होंने जिद का खुमियाजा भुगत भी लिया और देख भी लिया है कि ज्यादा जिद पर अड़ने से क्या होता है। आदिल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप तक हमारी आवाज सही पहुंच रही है इस वक्त आदिल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आदिल, आपसे सवाल ये कि इस्लामाबाद की तो बड़ी बातें हो गई, आपके होम टाउन की तरफ जरा रुख कर लेते हैं। आपका होम टाउन मुल्तान है चूंकि, तो ये बताएं कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि वो को पार्टी से राहें जुदा कर सकते हैं, कितनी सदाकत है इस खबरों में? देखिए ज़ैन कुरैशी साहब तो समहो राहें जुदा कर चुके थे। हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे इंगेज हो चुके थे और वो 11-12 लोगों में शामिल थे। लेकिन जब उनकी जरूरत नहीं पड़ी तो उनको फिर दोबारा आने का मौका दिया गया, और जिस तरह भी वो जस्टिफिकेशन देते रहे, किसी पार्टी कारकुन जो है, पार्टी रहनुमा जो है, किसी ने उसको ऑन नहीं किया। उनके जो वालिद साहब हैं, ऑल्दो वो जेल में मौजूद हैं, लेकिन अब ज़ैन कुरैशी साहब उनकी हो सकती है। अभी आदिल हमने फिर वो देखा था कि उनकी वो जो मिसेस का मामला था उसके बाद भी वो जरा टूट से गए थे, और हमने देखा था कि वो थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए थे। इस वक्त क्या स्टेटस है उनका? देखें इस टाइम पार्टी में उस तरह से एक्टिव नहीं है उस इंसिडेंट्स के बाद से। ऑल्दो हमने देखा कि जिस दिन प्रोटेस्ट बुशरा बीबी ने कहा था कि आपने जो एमएनएज है आपने आना है, प्लान ए प्लान बी, अपनी सेकंड टियर लीडरशिप बनानी है। लेकिन आमिर डोगर साहब मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली हैं, ज़ैन कुरैशी साहब हैं, डिप्टी ओपोजिशन लीडर है वो भी मुल्तान से जनाब मोइन रियाज कुरैशी साहब, ये एक ही गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं और एक पुलिस का डाला आया और चारों चुप करके जाके उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो सारी की सारी चीजें प्री प्लान की। तो ज़ैन साहब तो खसूसन जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। उनकी जो बहनें हैं वो जो मेहरबानो कुरैशी साहबा है वो एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक साहब में। लेकिन ज़ैन साहब जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद से पार्टी में उस तरह से एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया पे पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं और मुल्तान तक ही महदूद है। पार्टी के जो मामला हैं उसमें हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया, तमाम आपने अहाता किया। तो नाज़रीन आप देखना ये कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है, वज़ीर आज़म ने जो इशारा दिया है कि अब तहरीक इंसाफ पर मज़ीद जो है वो सख्तियाँ लगाई जाएंगी, वो सख्तियाँ किस किस्म की होंगी ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्दियों का मौसम आते ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हर घर में मछली बहुत शौक और मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। किसी को फ्राई फिश अच्छी लगती है तो किसी को ग्रिल्ड फिश, जनाब सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई स्टीम फिश लाइक करता है, क्या बात तो है? कोई तंदूरी मछली, बल्कि हमारे तो बहुत से लोग मछली के शोरबे के भी बहुत शौकीन होते हैं और भरपूर उसका जो है ना वो लुत्फ उठाते हैं, दावतें चलती हैं। जनाब आपने इतनी मजे मजे की बातें की हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं भी करती हूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ मछली की बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं, दस्तयाब है, और पाकिस्तान के दरियाओं, झीलों और समुद्री पानियों में मछली की तकरीबन 531 इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से 233 इकसाम ताज़ा पानी की हैं। मतलब हमें इस चीज़ की कमी नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने इनमें से 500 से ज़्यादा जो इकसाम है कितनी ट्राई की हैं अभी तक? ये बताएं। हार्डली मैंने कम ही, क्योंकि मैं कम खाती हूँ। आई डोंट लाइक दैट मच फिश। चलें आज फिर आज हम आपको कन्विंस करेंगे कि आप खाएं। खैर क्या बात जनाब, मछली जो है ये सिर्फ मज़ेदार ही नहीं होती बल्कि कुदरत ने इसमें हमारी सेहत के लिए बहुत सारे अनगिनत फवाइद रखे हैं। और मछली में मौजूद प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन्स हमारे दिल, दिमाग और मजमूई सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। एक हालिया रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं जिसके मुताबिक आलमी सतह पर मछली खाने की फीकस सालाना औसत शरह 20.5 किलोग्राम है, जबकि पाकिस्तान में यह शरह सिर्फ 2 किलोग्राम फीकस सालाना, जो कि इंतहाई कम है। इस हैरत अंगेज फर्क से हमें पता चलता है कि हम इस ग़िज़ाई ख़जाने को
किस हद तक नज़रअंदाज करते हैं। क्या बात है, मछली हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अफादियत रखती है, कितनी मिकदार में आपको खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए और कौन सी खानी चाहिए, ये तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। माहिर ग़ज़ाइयत हैं ज़ुनैरा हुसैन। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ज़ुनैरा, आपने तो सारी तफसीलात सुन ली हैं, तो मुझे ये बताइए कि मछली, मेरा ख्याल है सवाल जो है ना वो सारे पीछे छोड़ दें। आप पहले नजफ को कन्विंस करेंगे मछली इन्हें क्यों खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? मैंने तो बताया कि ना सिर्फ आपके दिल दिमाग बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी आज यहाँ से शुरू करते हैं। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। नजफ, मछली के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए कितना बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए। इसके अलावा कुछ अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसमें पोटेशियम, जिंक, इसके अलावा सेलेनियम, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और थोड़ी से अमाउंट में विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। खानी चाहिए, बहुत सारी इकसाम फिश की बहुत टाइप है और हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर चलती है रहू है, ठीक है, ज़्यादातर टूना होती है, कुछ लोग लाइक करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन बिल्कुल बाम भी है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं और ये भी डिपेंड करता है कि कुछ जो है वो ज़्यादा सॉल्टी भी होती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं भी होती हैं। कुछ फ़िश में मरकरी भी प्रेजेंट होता है, तो आपने देख के ही उसको सेलेक्ट करना है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 4-5 जो है वो ज़्यादा कॉमन चलती है। अच्छा ज़ुनैरा, ये बताएं कि सालाना हम देख रहे हैं कि वो तकरीबन 20 किलो से ज़्यादा एक इंसान मछली खाता है और हम हैं कि सिर्फ 2 किलो, इंतहाई कम है। बिल्कुल, इसकी वजह क्या है? किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है? पाकिस्तान में बहुत कम है। एक्चुअली हम लोग जा रहे होते हैं रेड मीट की तरफ, ठीक है, मटन बीफ की तरफ हम जा रहे होते हैं। मीट तो वाइट मीट बहुत ज़बरदस्त है और अगर आपको बेनिफिट्स के पता चल जाए तो फिर मेरे ख्याल में हर पेशेंट या हर घर में जो है वो फिर मछली पे ही। फिश जो है वाइट मीट इसको कहा जाता है, प्रोटीन रिच है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो इम्यूनोग्लोबिन का काम करती हैं, लाइक इम्यून सिस्टम को हमारे प्रोटेक्ट करती हैं। जितने भी हमारे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हैं उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं या जितने भी हमारे हार्ट हेल्थ जिनकी ख़राब होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, उसको प्रिवेंट किया जाता है। क्रोनरी आर्टरीज को ये जो है उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म करती है। अच्छा, एक मिथ जो है, यानी आप कह रही हैं कि फ़वाइद बता के जो है ना लोगों को राग़िब किया जा सकता है। बिल्कुल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसको कहा जाता है कि आपकी बॉडी में। लेकिन एक मिथ हमने सुनी है इस हवाले से कि आप मछली खाएं उसके बाद आप दूध और दही नहीं खा सकते, आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन इफेक्ट होगी। और आई गेस कुछ वाइट टेलिगो एक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, इस मिथ को डिबंक कर दिया गया। कहीं पे भी ऐसी कोई या तो किसी खास मछली से होता है, कुछ खास होती है, लेकिन आई गेस वो भी प्रेजेंट नहीं होती। तो अभी तक तो रिसर्चर्स ने यही कहा कि इस मिथ को डिबंक किया गया। कोई भी ऐसी कोई भी केस साबित नहीं हुआ है इस बात से। ओह माय गॉड, चाय पीने से भी डरते हैं मछली। बिल्कुल, आपने मछली खा लिया, टेलिगोइट इज वेरी डिफरेंट फूलबेरी, जो कि स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन कम हो जाती है उसकी वजह से होता है। फिश से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तक ऐसा, यानी ये हमने फिश पे एमी जो है ना इल्जाम थोपा हुआ है बेचारी पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ये भी हो सकता है कि इसलिए कम खाते हैं कि खाना जरा थोड़ा सा उन्हें मुश्किल अमल लगता है, कांटा निकाल के, यही वजह? बिल्कुल, कांटे की वजह से भी। और फिश को ना हम थोड़ा साइड फूड भी रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम दूसरी डिशेस के साथ इसको एज अ साइड फूड मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा फ्राई करके रखते हैं, लेकिन ना मसाले लगा के फिर आपने उसे रखना है। तो ये बता दें कि कांटे की बात हो रही है, गले में किसी के कांटा फंस जाए फिश खाते हुए, खासतौर पर बच्चों के मामले में बड़ा एहतियात बरतनी पड़ती है, तो इसका क्या फिर हाल है? इस पे रिसर्चर्स ने, मैंने स्टडीज पढ़ी हैं अभी, तो उनमें उन्होंने कहा गया कि जैसे आपके, वैसे तो हम एहतियात ही करते हैं, बच्चों को हम निकाल के देते हैं, हम फिश ही वो प्रेफर करते हैं जिसमें लेकिन इतने छोटे-छोटे कांटे होते हैं, कभी-कभी वो निकल भी नहीं पाते, आपको नजर भी नहीं आता। छोटी मछली होती है ना, छोटा दाना, उसमें से बहुत ज्यादा उसके अंदर होते हैं। कभी अगर फंस भी जाता है तो आपने उसके ऊपर से कोई चीज नहीं दोबारा कंज्यूम करनी, ना पानी ना आपने जो है वो कुछ खाना, क्योंकि वो जैसे ही कंज्यूम करेंगे वो अंदर जाएगा। तो आपने फौरन से उसको मतलब खांसी करके, कफ करके, एक बिल्कुल झटका दे के ना, उसका एक प्रॉपर तरीका है। अच्छा, वो दे के आपने उसको जो है, यानी उसे उगलना है, निगलना नहीं तो होता है ना कुछ। और अगर ज्यादा नीचे, हाँ ज्यादा नीचे लग जाए तो फिर ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं कि वो आपके जो है वो ज्यादा अगर अंदर चला गया तो फिर ऑलिव ऑयल से आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि केला खाएं साथ तो वो सॉफ्ट हो जाता है या निकल आता है कुछ। नजफ खाना कुछ नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, सिर्फ जैतून पीना, जैतून का तेल पी लें फौरन। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा अंदर चला गया, चला जाए तो वही तो कह रही हूँ, फिर आपको हेल्पफुल करेगा ना वो अंदर जाके, फिर वो अपने मकामे मकसूद तक पहुंच जाएगा, वो रवा कर देगा, ट्रबल हो जाएगा फिर तो। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा, चले आपने मुझे कन्विंस तो करने की कोशिश की है लेकिन अभी तक मैं हो नहीं पाई। मुझे बताइए, जो लोग पसंद नहीं करते फिश,
किस तरह वो खाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता कि वो ज्यादा थोड़ा- खाएं, क्योंकि थोड़ा- जाहिर बात है इसके फवायद तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको सूप की फॉर्म में ले सकते हैं ये मछली का शोरबा, उस फॉर्म में आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर अच्छा, दें। सूप की थोड़ा form सा स्टीम या ग्रिल थोड़ा थोड़ा सा आप लेना स्टार्ट कर दें। तो ये है कि आप अपनी डाइट तो में थोड़ा सुनैरा, थोड़ा बड़ों के लिए और बच्चों के लिए क्या रेकमेंड करती हैं? मतलब कितने ग्राम तक बड़ों को और फिश बच्चों को जो लेनी चाहिए फिश? एक एवरेज एडल्ट के लिए 8 आउंस पर वीक, यानी कि 2 to 3 सर्विंग आपकी पर वीक होनी चाहिए एक एवरेज एडल्ट के लिए। और बच्चों में थोड़ी सी क्वांटिटी को कम किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी जो है वो अच्छी नहीं है ना, अगर हम डेली बेसिस पे भी लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताया मर्करी प्रेजेंट है जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा सुनैरा, जो नहीं खाते वो तो बिल्कुल ही नहीं खाते, उन्होंने आगे भी नहीं खानी, तो चलें छोड़ें जो उनको, खाते नहीं हैं, बहुत खाते ज़्यादा जो खाते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो माशाल्लाह खाने बैठते हैं वो ऐसा इंसाफ करते हैं ऐसे कि है। 1.5 2 किलो वो बैठे जनाब खा जाते हैं। क्या बात और साथ तो नान का वो जो तस्वुर है ना वो बिल्कुल ही वो उसको गलत समझते हैं। तो बिल्कुल, उनके लिए क्या पैगाम है कि इतनी ज्यादा मछली जो है ना ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो Basically सकती ये है, तो- गर्म तासीर है बिल्कुल, इसकी। ये तो रिसर्च ने साबित किया और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ये स्टडी है कि 8 आउंस पर वीक ही आपने लेनी है, इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी को एक्सीड ना करें, ठीक है। यही बेनिफिशियल है जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए, और जितने नॉर्मल लोग हैं आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है, लाइक 2 to 3 सर्विंग्स, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं। सुनैरा, इसके अच्छा, बाद इतनी आजकल- प्यास क्यों लगती है ये भी जरा बता दें, इसी से हाँ, ये रेलेवेंट। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, वाकई वो प्यास तो मेरे हाल लगती में है। हर फ्राइड चीज के बाद लग Fried रही होती है। चीज़ के आप बाद कोई भी भी हमारा- चीज आप खाओ, नहीं, प्यास आप उसको किसी और फॉर्म में भी खा लें फिर भी प्यास लगती है। बेसिकली नजफ हमारा कुकिंग का तरीका भी डिपेंड करता है, कुकिंग बिल्कुल। मेथड। अगर तो हम अच्छा। ज्यादा सोल्टी चीजें लेते हैं तो वो वैसी बात है, definitely डिहाइड्रेशन आपको- कॉज हाँ। करेगी, और प्रोटीन रिच है तो प्रोटीन वैसे लेकिन भी आपको थोड़ी सी ख्याल रखना है प्यास उसके यानी- बाद वाटर रिटेंशन भी हो सकता हो है आपकी सकती body है, में। तो आप प्यास लगनी है आपको। लगनी है, तो पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना अच्छा है। जुनैरा, ठीक मुझे है। ये बताइए, सुशी का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग स्टाइल के लिए भी कच्ची खाते हैं, मछली हो। कुछ हाँ कच्ची मछली। अब हमारे अमूमन जो स्टमक है इस चीज के आदी नहीं Affect होते, हाँ, जो बिल्कुल। लोग स्टाइलिंग के लिए या फैंसी दिखाने के लिए खा Sophisticated रहे होते लगने हैं, के तो फिर लिए। उसके बाद अगले दिन वो बीमार से भी हो जाते हैं। है। ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ, मोस्टली के साथ नहीं, बट देयर आर सम Yes, रेयर some केसेस। cases, yes. तो उस पर क्या कहेंगे? अच्छा नजफ, ये तो लाइक्स और डिसलाइक पे डिपेंड करता है। अब सुशी बनाने का भी तरीका होता है, कुछ जो है वो थोड़ी कच्ची रखते हैं, पसंद करते हैं। हम पाकिस्तानी जब तक ज़्यादा पका नहीं होता हम खाते नहीं हैं, तो उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट डिपेंड करता है कि वही बात की कुकिंग मेथड पे, कि कुकिंग मेथड। और ऑब्वियसली बात है, हमें ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें या ज़्यादा तली हुई या पकी हुई चीज़ें खाने की आदत है, तो थोड़ी सी भी कच्ची चीज़ हम स्टमक में लेके जाएंगे ना तो हमारा स्टमक डिस्टर्ब होगा। तो अच्छा ये बिल्कुल जुनैरा, ये fact भी है। बताएं कि अक्सर जो लोग हैं ना हम देखते हैं ज्यादातर, बल्कि कुछ को तो उसको धोने से भी मसला होता है, मछली खा लेते हैं लेकिन मछली का जो सर है वो नहीं खाते, वो कहते हैं जनाब ये नहीं खाना। ये भी बताइए उसमें क्या कोई बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है? कहने वाले कहते हैं ये खाना चाहिए आपको। बिल्कुल, सिरे कहते हैं ना सिरे, मछली के जी उसको। जी सिरे, कैल्शियम पाए तो होते नहीं, खाली सिरे ही। कैल्शियम रिच है। अगर अच्छा। आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता लग जाए तो आप मेरे हाल में कोई भी मिस बताएं नहीं ना, करेगा। प्लीज बताएं। इट्स अ कैल्शियम रिच, और इसको अगर सूप की फॉर्म में लिया जाए, सिरों का कहते हैं ना सूप बना के लिया हाँ जाए, जी। तो ये आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज हैं इसमें। तो जो नहीं खाते अच्छा, थोड़ा थोड़ा मुझे- लेना मुझे स्टार्ट ये बताइए, बहुत से हर किसी का एक अपना बॉडी टेम्परेचर है। Exactly. कुछ लोगों की बॉडी में बहुत हिद्दत है, कुछ लोगों की बड़ी नॉर्मल टेम्परेचर में moderate रहती होता है, है। बिल्कुल। अब वो खाना चाह रहे हैं फिश, नहीं खा पा रहे क्योंकि ऑलरेडी वो गर्म भी है, आपकी भी बॉडी टेम्परेचर गर्म है, कुछ भी आप खाते हो तो आपका मुंह पक जाता है या आपकी Exactly, बबल्स बन exactly. जाते हैं। तो किस तरह, किस फॉर्म में हम फिश लेके उनको वो तंग ना करें? आप ज़्यादातर वैसे मैं रिकमेंड करूँगी स्टीम करके ली जाए, स्टीम करके अच्छा। ली जाए या ग्रिल करके ली जाए। और फिश से एलर्जीज भी होती हैं, स्किन एलर्जीज, आपने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल। क्योंकि जब हम थोड़ी सी भी डिपेंड करते हैं ना बॉडी टेम्परेचर पे, कि अगर जैसे आपका या मेरा बॉडी टेम्परेचर लो है, कम है, तो मुझे ये चीज़ हमें affect इफेक्ट करेगी। नहीं करेगी, लेकिन हाँ, जिनका हाई जिनका है ना, हाई है उनको एलर्जीज कॉज हो बिल्कुल। जाएंगी, फिश एलर्जीज होती हैं या एग से भी एलर्जी हो जाती है। तो ये भी फॉर्म होती है कि आपने फिर आइडेंटिफाई करना है कि आपको वाकई ही फिश खाने से एलर्जी है या नहीं। तो आपने ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि फूड एलर्जीज और हैं, दिस इज कॉमन फिश एलर्जी। ये भी आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, और Yes. इतने फवायद बता दिए हैं, अगर आपने खानी है तो फिर आप और नहीं, फवायद मैं इस विंटर खुद में आइडेंटिफाई ट्राई करने करें। की कोशिश फवायद करूंगी। ज़्यादा नहीं है। जुनैरा, हमारा सेगमेंट कामयाब होगा। नजब ने असद जो है ना आप सरेंडर ahead करेंगे, किया आप खाएंगे। हाँ, और उन्होंने मैं क्या कोशिश करूंगी खाने मेरा की। ख्याल है यहाँ पे अब जो है ना बात खत्म कर ली जाए, इतना हमारा मकसद था वो पूरा हो गया, आज का हासिल हो गया। बहुत शुक्रिया जुनैरा आपके आने का। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, प्रोग्राम का हमारा सिलसिला जारी है। ये आपने हमारा बड़ा दिलचस्प सेगमेंट था जो कि मुलाहिजा किया। इसी तरह की और बड़े दिलचस्प सेगमेंट्स हैं जो कि हम लेकर हाजिर होंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब आपको लेकर चलते हैं कराची, जहां पर सेंट्रल जेल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। कैदियों के लिए वहाँ पर तालीम का खुसूसी इंतज़ाम किया गया क्या बात है। उन्हें ना सिर्फ कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है बल्कि मुख्तलिफ ज़ुबानें, ख़ास तौर पर
चाइनीज जुबान भी उन्हें सिखाई जा रही है अरे ताकि वो वाह। अपनी कैद पूरी करने के बाद माशरे के फाल रुकन के तौर पर अपना किरदार अदा कर सके। ये तो बहुत ही अच्छा इकदाम है। इसी बारे में तफसीलन आपको बताते हैं और दिखाते हैं। हमारी नुमाइंदा ने एक पैकेज बनाया है, नाजिश अयाज ने। सो लेट्स हैव अ लुक। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सेंट्रल जेल में, जिसकी एक तारीखी हैसियत तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास बात जिसको दिखाने के लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं वो ये है कि अमूमन जेल के मुतालिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि जेल आदि मुजरिमों की जगह है, यहाँ पे आने वाला तो पेशावर मुजरिम बन के ही निकलता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की इस जेल में आते हैं, जिसे कराची सेंट्रल जेल कहा जाता है, तो यहाँ आने के बाद आपको माहौल बहुत मुख्तलिफ मिलता है। यहाँ पर आपको अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ नज़र आते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज़ नज़र आते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़ नज़र आते हैं। मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि सेंट्रल जेल में मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज़ कैसे हो रहे हैं। आइए मेरे साथ। यूसुफ भाई, मुझे बताएं कि यहाँ पर तो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। आप मुझे लैंग्वेजेस के मुतालिक बताएं। मुझे मालूम हुआ कि भाई यहाँ तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। जी, पाकिस्तान की ये वाहिद जेल है पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज कराई जा रही है, अरबिक लैंग्वेज कराई जा रही है। अच्छा, दीनी तालीम कुरान की अलग दी जाती है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हम जो है यहाँ पे अरबिक, चाइनीज़ और दीगर लैंग्वेजेस के हवाले से भी कोर्स कर रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। साथ साथ हम आपको दिखाते हैं जो बेसिकली जिन लोगों को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको भी यहाँ हम पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। और कोशिश ये है कि हम जुर्म से नफ़रत की जाए, इंसान से नहीं। वी ट्राई टू चेंज बिहेवियर। हम लोगों का बिहेवियर चेंज करके इनको वापस बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे एक बच्चा एक घर का बिगड़ जाता है तो उसको घर से निकाल नहीं देते, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये कि माशरे के बिगड़े हुए बच्चे किसी तरह सुधर जाएँ। अगर जिसकी फितरत में ही जुर्म भरा हुआ तो उसको तो हम नहीं सुधार सकते, उसको तो फिर अल्लाह ही सुधारेगा। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे हमारे पास जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख के जो रिलीज़ हो गए कैदी, उनमें से कुछ को जो है वो सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा का मिला जो सिंध टेक्निकल बोर्ड ने इशू किया। वो सर्टिफिकेट लेके उन्होंने बाहर सीपेक प्रोजेक्ट में अप्लाई किया और अल्लाह की मेहरबानी से वो सीपेक में जॉब कर रहा है। ऐसे ही जो यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर्स में कंप्यूटर लैंग्वेज, CIT, IT, ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स ये सीख के जब रिलीज़ हुए तो उनमें से कुछ ने पिंडी में जाके अपने कंप्यूटर के सेंटर खोले, कुछ ने फैसलाबाद में। इस तरह मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। भाई, यहाँ पर हमारे साथ एक कैदी मौजूद हैं और उन्होंने विलिंग जाहिर की कि वो बात भी कर सकते हैं। फैज़ान, कितनी तब्दीली महसूस की तुमने? क्योंकि मुझे बताया गया कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अब तुम यहाँ पे आके तुमने 9th का एग्ज़ाम भी दिया। जी, मैंने जब जेल आया मैं तुम्हें बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। फिर मेरे को पता लगा कि यहाँ पर क्लासें वगैरह चल रही हैं, सही है। फिर मैंने जेल इंतज़ामिया से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद इस क्लास में ज्वाइन की ये क्लास। उसके बाद मैं यहाँ पर उर्दू लिटरेसी पढ़ना सीखा। पढ़ना लिखना जब सीख गया तो मैंने जब 5वीं के यहाँ इम्तिहान दिए, इम्तिहान देने के बाद फिर मैंने 9th की तैयारी करना शुरू की, ठीक है। फिर 9th के इम्तिहान दिए, अभी मैं मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ, सही है। आगे मैट्रिक के इम्तिहान है और हमारे पास इधर 4 स्टेप कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। पहले से लेकर 4 स्टेप तक वो भी मैंने यहाँ पे मुकम्मल कर लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है कि आप जो है वो पढ़ नहीं सकते। और देखें यहाँ पे जिस तरीके से फैज़ान एक मिसाल है, बहुत सारे और भी कैदी हैं जिन्होंने मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब हम जाएंगे लैंग्वेज की क्लासेस की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आए मिसाल। भाई, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स की जो क्लास जहाँ पे हो रही है। यहाँ पे उम्र की कोई क़ैद नहीं है। अगर आप यहाँ हैं, सेंट्रल जेल में हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रब्ता करें और आ जाएँ। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हेड टीचर जो हैं और उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से और क्या क्या कोर्सेज सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम CIT का कोर्स करवा रहे हैं और ग्राफिक्स कोर्स करवा रहे हैं जो 6 महीने का कोर्स होते हैं। फिर ये 2 हमारे बैच तैयार होते हैं जिसमें से फिर हम साल में इनके इम्तिहान होते हैं। तो ये सिंध टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन रजिस्ट्रेशन है
तो जो ये इम्तिहान होते हैं, जो सर्टिफिकेट जो हासिल होता है, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं भी जेल का जिक्र नहीं सर्टिफिकेट में, ताकि ये बाहर की दुनिया में लोग इसको एक्सेप्ट किया जाए। और 200 प्लस अभी हमारे पास स्टूडेंट है, मौजूद है। चाइना से एक लड़का यहाँ पे पाकिस्तान आया था जो इंटरप्रेटर भी था और पढ़ भी रहा था। तो वो यहाँ कोई इमिग्रेशन का उसका मसला हुआ, वो जेल में आ गया। अच्छा, वो लड़का जब यहाँ आया तो हमें पता चला कि जनाब वो लड़का इस तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज जानता भी है और पढ़ाना भी जानता है और इंटरप्रेटर रह चुका है। अच्छा, उसने बाकायदा एक किताब, एक ब्रोशर, जैसे हम रोमन लैंग्वेज में टाइप करते हैं SMS वगैरह, इसी तरह उसने वो मज़ीद उसको आसान लफ्ज़ों में टाइप किया, बनाया, एक बुक बनाई बाकायदा। अच्छा, HSK की जो कराची यूनिवर्सिटी में किताब चल रही, वो भी हम यहाँ से उससे भी पढ़ा रहे हैं, और साथ साथ उसके जो बनाया वो बुक थी, उस बुक के साथ भी हमने उसको यहाँ पे प्रोसेस शुरू किया। किसी भी एज का आदमी कोई सी भी एजुकेशन ले सकता है। शायद वो बाहर तालीम लेने में मुश्किल उसको होती हो या शर्मिंदगी होती है, लेकिन आप यहाँ क्लासेस में देखोगे हर एज का आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चले भाई, यूसुफ भाई के साथ हम अंदर जा रहे हैं और टीचर से बात करते हैं मेरे साथ। भाई यहाँ पे जो टीचर हैं, हेड टीचर हैं इफ्तिखार हुसैन, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लैंग्वेज जो है उसकी क्लासेस कितनी होती हैं और कितने स्टूडेंट्स यहाँ एनरोल हैं। ये हर क्लास में तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट होते हैं। जेल में जो है ज़्यादातर फ्री टाइमिंग्स होते हैं, बट इनमें से वो लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो उनको हम मोटिवेट करते हैं बैरक्स के अंदर, और इंतज़ामिया भी उनको काफ़ी मोटिवेट करती है। वो फिर यहाँ तक आ जाते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरह से आपके पास क्लासेस मौजूद हैं, आप अपना फ़ारग टाइम ज़ाया नहीं करें, और ताकि बाहर के लिए आप इधर अच्छे तैयार हो सकें। कहते हैं तालीम इंसान की तकदीर बदल सकती है। ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है सेंट्रल जेल के इस वार्ड में, जहाँ पे बच्चों को, कैदियों को ना सिर्फ कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है बल्कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की भी तालीम दी जा रही है, और ख़ुसूसन चाइनीज़ लैंग्वेज की तालीम दी जा रही है, जो उनके मुस्तक़बिल को संवारने में एक अहम किरदार भी अदा कर रही है। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब, आपने देखा नाज़िर शयाज ने कितनी ज़बरदस्त रिपोर्ट आपको दिखाई है। लेकिन किसी भी इंसान से गुस्से की हालत में या किसी ना किसी तरह जुर्म करना एक बुरी बात है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये इक़दाम करके बेहतरीन काम किया। वो भी बड़ा अच्छा है कि आप जुर्म से नफरत करें, इंसान से नफरत ना करें, जिससे सरजद हुआ जुर्म। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, और मेरा ख्याल है तमाम जो सूबे हैं और जो बाकी जेलें हैं मुल्क की, वहाँ पर भी इसको फॉलो करना चाहिए। बुरी चीज को तो फॉलो किया जाता है, अच्छी चीज को भी फॉलो करें। इसके साथ साथ इंसान को सुधरने का मौका भी देना चाहिए, उस पर टैग नहीं लगा देना चाहिए कि ये खाली ना जब ये सुधर नहीं रहे, बल्कि जब ये बाहर निकलेंगे ना, ट्रेन होके तो ये अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, अपनी जो इनकी फैमिली बाहर है, जो इतनी देर जिन्होंने सफर किया है, उनको सपोर्ट कर सकेंगे, माशरे के कारामद शहरी बनेंगे। और बिल्कुल ये कोर्सेज तो बड़े अच्छे कर रहे हैं। और मजे की बात ये कि इन सर्टिफिकेट्स पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि जनाब इन्होंने ये सेंट्रल जेल से किया है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में अब वक्त हो गया यहाँ पर हमारे हेल्थ सेगमेंट का, जो कि बड़ा ज़रूरी है। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मसला है जो कि ना सिर्फ बुजुर्गों बल्कि बाज़ औक़ात नौजवानों को भी अपना शिकार बना लेता है। ख़ास तौर पर वो नौजवान जो फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं, कतराते हैं, फिर देखते हैं ये है कि वो कम उम्री में ही जोड़ों के दर्द का निशाना बन जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो एक तहकीक के मुताबिक हमारे मुल्क में 20 से 30 अफराद जो है जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। ये परसेंटेज हमने आपको बताई। अफसोस की बात यह है कि हमारी खुराक और तर्ज ज़िंदगी की वजह से इसकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जोड़ों के दर्द की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में तफसील से बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अकमल ज़ेब को। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, ये तो नहीं कह सकते कि सर्दी आ गई है, मुकम्मल शुरू होने वाला है, और हम देखते हैं कि लोग शिकायत करते हैं जोड़ों के दर्द की। ये बताइए कि ये जोड़ों का दर्द होता क्या है, सबसे बड़ी इसकी आम वजूहात हैं क्या? देखें, एक तो बहुत अच्छा टॉपिक है
कॉमन पब्लिक अवेयरनेस के लिए लोगों को जितना इस पे बात की जाए कम है कि हड्डियां और जोड़ इनके जो मसाइल हैं ये हमारे नौजवानों में, बुज़ुर्गों में बहुत कॉमन है। इसकी बहुत बड़ी वजह इंसान का बचपन होता है। अच्छा, बेसिकली हमारी हड्डियों की बोन्स का जो पीक बोन मैस है वो अचीव होने की एज 20 to 25 ईयर्स तक है। ठीक है, आफ्टर 25 ईयर आपने देखा होगा कि इंसान की हाइट नहीं बढ़ती। बिल्कुल। तो आफ्टर 25 ईयर्स हमारी जो बोन ग्रोथ है वो किसी हद तक रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद बोन्स का बनना, जोड़ों का बनना वो मुकम्मल तौर पे सीज हो जाता है। तो अगर इंसान को बचपन में अच्छी खुराक ना मिले, वो प्रॉपर डाइट, मेल न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर विटामिन डी डेफिशिएंसी से गुजरता रहे, तो अल्टीमेटली जो बोन्स का मैस होता है वो मुकम्मल अचीव नहीं हो पाता। तो लो बोन मैस की वजह से, उसके बाद पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, उसके बाद पुअर डाइट की वजह से अल्टीमेटली जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो 5 या 10 साल बाद जोड़ों के दर्द, जोड़ों के मसाइल के साथ प्रेजेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हमारी खुराक तो आजकल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम इस पे बिल्कुल रिलाय कर सके कि हमें यहाँ से कैल्शियम भी मिल रहा है, विटामिन्स भी मिल रहा है। बच्चे की पैदाइश से हफ्ते बाद ही उसकी बॉडी के अंदर D3 की कमी पाई जाती है। मुझे ये बताइए, D3 विटामिन और कैल्शियम किस उम्र में बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए? क्योंकि हम नौजवानों में देखते हैं उनकी जॉइंट्स अभी आवाज़ें आ रही होती हैं, वो जॉइंट्स की कंप्लेन कर रहे, तो सर्दियों में इफेक्ट हो रहा था, बच्चे कहते हैं मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। ये कोई उम्र नहीं होती है। देखें, विटामिन डी बेसिकली बच्चों में डेफिशिएंसी इसलिए आती है, जब मदर विटामिन डी डेफिशिएंट होगी तो अल्टीमेटली बच्चे में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाएगी। आपने एक परसेंटेज बताई कि हमारे 20 to 30% लोग जो हैं वो जॉइंट के प्रॉब्लम से दो चार हैं। इसमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज, जो 99% हमारी पॉपुलेशन है, वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। बिल्कुल। बहुत से सेहतमंद लोग जिनको लग रहा होता है कि हमारे जिस्म में कोई कमजोरी नहीं है, जब हम उनके विटामिन डी के टेस्ट करवाते हैं तो वो भी कम ही आता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि विटामिन डी बनता है हमारी स्किन में। जब हमारी स्किन पे सन की लाइट पड़ती है तो सनलाइट से हमारी स्किन में एक ऐसा रिएक्शन होता है, नेचर ने एक कुदरती मैकेनिज्म रखा है, उसके बाद विटामिन डी बनता है। हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, हम अपना जिस्म ढांप के रखते हैं। दूसरा, हमारे इधर जब धूप निकलती है तो इतनी ज्यादा निकलती है कि हम नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी बॉडीज जो हैं विटामिन डी डेफिशिएंट होना शुरू हो जाती हैं। इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो चलती रहती है और पता भी नहीं चलता। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब मदर को होती है तो वो बच्चे में आ जाती है, वो इसी तरह से क्योंकि मदर से ही बच्चे ने अपने सारे रिजर्व्स लेने होते हैं। जो आपने बात की विटामिन डी के ड्रॉप्स बच्चों में कब शुरू करवाने चाहिए, तो आमतौर पे विदिन आफ्टर बर्थ विदिन 3 to 4 days विटामिन ए और डी के ड्रॉप्स बच्चों में शुरू करवा दिए जाते हैं। ये रिकमेंडेशन है ताकि बच्चों में विटामिन ए 2 से 3 दिन बाद, हाँ जी, ठीक है, तो विटामिन ए और विटामिन डी की कमी ना हो। बड़ा ज़बरदस्त आपकी रिकमेंडेशन। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ख़ास तौर पर ये सर्दियों में ये मसला क्यों आता है? मतलब हम देखते हैं बुजुर्गों को जॉइंट पेन का, और उसके अलावा जिसकी कोई हड्डी भी टूटी होती है तो उसकी भी जो पेन है वो ट्रिगर हो जाती है सर्दियों के आने से। देखें, जो सर्दियां जब आती हैं, हमारी बॉडी, हमारे मसल्स, हमारी फैट, हमारा जितना मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो सारा सुपर एक्टिव हो जाता है। अच्छा, सुपर एक्टिव होता है, वो सुपर एक्टिव होके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अच्छा। जब हमारा सर्दियों में हमारा बहुत ज्यादा जो बॉडी का कंपटीशन होता है वो टेम्परेचर के साथ होता है। बिल्कुल। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी काम नहीं कर सकेगी। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के 2 तरीक़ेकार हैं, या तो हम गर्म एनवायरनमेंट में रहें, गर्म कपड़े पहने, या दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो कि वो हर चीज़ को मैनेज करता रहे। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल बारीक से कपड़े पहन के सर्दियों में फिर रहे होते हैं, उनको नहीं परेशान होते हैं कि उनको ठंड नहीं लग रही। बेसिकली उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम इतना टाइम के साथ और वक्त के साथ अडेप्ट कर गया होता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अच्छा। लेकिन जब हम गर्म कपड़े पहनना शुरू करते हैं और कूजी माहौल में रहना शुरू करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं हमारे जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, तो अल्टीमेटली मसल्स,
फैट्स, जॉइंट्स अराउंड जो मसल्स हैं वो सारे फटीग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो फटीग होती है ये पेन की शक्ल में प्रेजेंट करती है। अच्छा। तो जो मरीज को लग रहा होता है कि मेरी बोन्स में पेन है या मेरी जोड़ों में दर्द है, वो बेसिकली मसल्स अराउंड जॉइंट्स होते हैं उनका पेन होता है। मसल स्टिफ हो जाते हैं क्रैम्प से। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, औरतों में ये हड्डियों का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, वो जॉइंट्स का हो या स्वेलिंग का हो, हड्डियों में स्वेलिंग हो जाती है, समहाउ दैट लीड्स टू ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस खवातीन के अंदर। मुझे ये बताइए खवातीन ऐसी कौन सी डाइट ले जिनसे उनकी हड्डियाँ बच जाएँ, स्ट्रॉन्ग रहें, हड्डियों का प्रॉब्लम ना आए, जॉइंट्स का प्रॉब्लम ना आए? हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, उसी वजह से हमारे मसाइल शुरू होते हैं। ठीक है। ख़वातीन में हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का कमज़ोर होना मर्दों के मुकाबले में जल्दी शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और 45-50 इज़ दी एज जिस पे हड्डियों का भुरभुरापन और ये सारी मसाइल शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको लंबा करने के लिए या इसको डिले करने के लिए एक तरीका जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनकी को हम इतनी अच्छी डाइट दें कि जब बच्चा अपनी 20 इयर्स की एज तक या 25 इयर्स की एज तक मैक्सिमम पीक बोन मैस अचीव कर सके। ये भी बता दें वो डाइट में क्या शामिल होना चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए वो? नेचर ने कुछ सोर्सेज रखे हैं जो विटामिन डी और कैल्शियम के सोर्सेज हैं। हमें उनके करीब तरीन रहना चाहिए। दूध, दही, अंडे, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हो चुकी है। और अगर आप दूध देना भी चाहें तो आपको उस तरह से प्योर फॉर्म में दूध मिलता नहीं है। की बात कर लें, वो आजकल स्मार्ट रहने के चक्कर में डेयरी आइटम्स अवॉइड कर रहे हैं। तो उसका साइड इफेक्ट या उसका ड्रॉबैक ये हो रहा है कि हमारा बोन मैस जो है वो अचीव नहीं हो पाता। खवातीन में जो प्रॉब्लम्स बोन्स की आफ्टर 60s स्टार्ट होनी थी, वो पुअर बोन मैस होने की वजह से एट 45 ही आ जाती हैं। तो आपका सवाल पब्लिक अवेयरनेस के लिए है कि जो जितनी भी खवातीन है वो इन मसाइल से कैसे बच सकती हैं। पहले नंबर पे तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रेगुलर आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स हमें हमारी फैमिलीज़ के, हमारे घरों में विटामिन डी के टेस्ट करवाते रहना चाहिए। और अगर डेफिशिएंसी हो तो मुस्तनद डॉक्टर से उसका मशवरा करके विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहिए। विटामिन D3 के टैबलेट्स मिलती हैं, वो भी ले सकते हैं क्या? और वो जो एक वीक का इंजेक्शन मिलता है D3 का, देखें इंजेक्शन, टैबलेट्स, सिरप्स, हर चीज़ वो भी रिकमेंडेशन से ली जाए डॉक्टर से। अवेलेबल है। बिल्कुल। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो हार्मफुल होती है। ये एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है। हाँ जी, उसके लिए आपको प्रॉपर अपना टेस्ट करवा के, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं फार्मेसी और फार्मेसी जाके मुझे ये प्रॉब्लम है, उसमें जो रेकमेंड किया कि वो खाना शुरू करें। फार्मेसी वाले भी आधे डॉक्टर हो जाते हैं। वो ना नहीं बोलते, वो आपको दे देते हैं। बेसिकली ये दुनिया में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। दुनिया में तो बड़ा कंट्रोल्ड सिस्टम है। आपको डॉक्टर की, आपको फार्मासिस्ट की प्रॉपर रिकमेंडेशन चाहिए होती है मेडिसिन लेने से पहले। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब एक तो ये गलतफहमी दूर कर दें पहले कि आजकल हमें ये बड़ा सुनने को मिल रहा है कि दूध जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है बड़ों के लिए। आप बताइएगा, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? और दूसरा सवाल ये कि यूरिक एसिड का क्या किरदार होता है इसमें हड्डियों के अंदर? देखें, दूध जो है वो बड़े हों, बच्चे हों, सबके लिए नेचर ने एक वाइटल डाइट रखी है। ओके। तो ये कहना कि दूध ज़रूरी नहीं है या बड़ों को दूध नहीं चाहिए होता, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। दूध का इस्तेमाल बिल्कुल एक हेल्दी डाइट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमें दूध का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ, ये पैगाम मेरा ख्याल पहुंच गया जाता है। अच्छा, दूसरा यूरिक एसिड वाला। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है, यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स पे अटैक करता है। यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन आती है। सही। तो एक कुछ ऐसे डाइट है जिसके एंड प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, मीट है, बीफ है या फिश है या दालें हैं, इन सारी चीज़ों की एंड प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बनती है वो यूरिक एसिड है। नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन सम टाइम हम अपनी जब डाइट को बैलेंस्ड नहीं रखते, हम प्रोटीन्स
फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कम्बिनेशन को प्रॉपर नहीं रख पाते तो उससे ये होता है कि प्रोटीन्स हम ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन ज़्यादा ले रहे होते हैं, लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो अल्टीमेटली रॉ प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा बनने लग जाती है कि जितनी वो एक्सक्रीट ही नहीं हो सकती बॉडी से, वो फिर बॉडी में जमा होना शुरू हो जाती है। तो उसके जो फेवरेट जॉइंट्स हैं वो हमारे फुट के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले यूरिक एसिड जो है वो फुट को अटैक करता है, फिर नी तक आ जाता है, फिर कुछ लोगों को शोल्डर में भी रिपोर्ट हुआ है, एल्बो में भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से मोस्ट कॉमन जो हमारे जॉइंट हैं वो फुट के अराउंड थंब जो जॉइंट होते हैं या ग्रेट टो जिसको हम कहते हैं, उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा। डॉक्टर साहब आपने नी पेन की बात की, इसके लिए को मतलब जिनको को बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है और बड़ी फ्रीक्वेंटली होती है, उनके लिए कोई एक्सरसाइज अगर आप बताना चाहें? देखें, एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी जी ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है मेडिकेशन का। जब भी पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स की ट्रीटमेंट के लिए आप प्रॉपर एक्सरसाइज या वर्कआउट करें तो आप बहुत सी मेडिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कमी नहीं है और मसल्स कमज़ोर हैं, पट्टे कमज़ोर हैं, इसकी एक ही वजह है कि उसको फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज की जरूरत है। एक बड़ी ही फेमस एक्सरसाइज है जो हम नी के पेशेंट्स को बताते हैं, उसको हम हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। बिल्कुल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इधर उधर हर जगह इजीली अवेलेबल है उसकी वीडियोस। उसमें बेसिकली हम स्ट्रेचेस करवाते हैं पेशेंट को, उसके फुट को स्ट्रेट करवा के क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचेस देते हैं। तो जो क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग है ये इनकी मेजर अटैचमेंट अराउंड नी जॉइंट होती है। तो जब ये मसल्स पावरफुल होते हैं तो ये नी की जो वेट बेरिंग कैपेसिटी है उसको इन्हांस कर देते हैं। ठीक है। जब वो इन्हांस होती है तो पेशेंट्स के बहुत से मसाइल या पेन्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, हमारे साथ भी, हमारे नाज़रीन के साथ भी। और डेफिनेटली अब ये हमें हेल्प करेगा कि हमें अपनी डाइट कैसे रखनी है और अपने जोड़ों का ख्याल कैसे रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए तो स्पेशली। तो नाज़रीन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाज़रीन ब्रेक से हम वापस आए हैं और क्या ही ज़बरदस्त एनर्जी के साथ वापस आए हैं। एक फिल्मी जुमला था तो अभी आपके साथ शेयर करते हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट। जनाब आपको बड़ा इंतज़ार होता है पूरे हफ्ते इसका, शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की खबरें हैं और उससे मुतालिक कुछ अंदर की बातें हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन कहानियों के पीछे क्या है जो कि आप नहीं जानते वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम में, सेगमेंट में हम हफ्ते की क्या टॉप ट्रेंड चल रहे हैं ड्रामा में, ओएसटी में और कौन से ड्रामाज आके हैं, सारी गपशप के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं गॉसिप्स के लिए ड्रामा क्रिटिक हारून शोएब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं हारून आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त, और आपको देख के और ज़्यादा बेहतरीन फील कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले बताइए कि इस हफ्ते कौन सा ड्रामा टॉप ट्रेंड पे गया है और शायकीन की जानिब से किसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ड्रामे जो थे वो स्क्रीन से बाहर भी हो रहे थे और स्क्रीन पे भी हो रहे थे। तो जो स्क्रीन के ड्रामों की बात जबरदस्त, लेकिन आते ही के ड्रामों की बात करते स्क्रीन पे जो था वो ए इश्क जुनून जो था वो बहुत जो है वो तेज़ी से नाजरीन में मकबूल हो रहा है, उसकी TRPs बहुत अच्छी आ रही हैं। अच्छा। तो इस वक्त वो ड्रामा जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता कहानी जो फैलती जा रही है, सादिया अख्तर की लिखी हुई कहानी है, जो पहले दीवानगी आपको याद होगा उन्होंने एक ड्रामा था बड़ा हिट, वो उन्होंने बनाया और कासिम अली मुरीद जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हमें मेरे हमसफ़र जैसा खूबसूरत ड्रामा दे चुके हैं। तो वो हानिया और फरहान सईद वाला ड्रामा आपको याद होगा, वो बहुत हाला जिसमें हानिया ने किरदार अदा किया था। तो हानिया जो है वो भी एक कांस्टेंट थीम चली आ रही है। लेकिन ये है कि कासिम अली मुरीद का ये ड्रामा जो है ए इश्क जुनून, कास्ट देखिए, शहरियार मुनव्वर हैं, उशना शाह हैं, शुजा हैदर हैं और अरसा खजल। शुजा की तो लुक्स के हवाले से काफी चर्चा हो रही है कि जैन मलिक जैसा लग रहा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो उसकी लुक्स पे भी जरा कुछ तबसरा कीजिए। शुजा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, इस रोल में बड़ा सूट कर रहे हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि शुजा की वैसे पर्सनालिटी अगर आप देखें या उनका प्रीवियस काम,
तो बड़ी माइल्ड सी पर्सनालिटी और मेलो सा अच्छा शरीफ बच्चा लगता है। अच्छा। लेकिन इस ड्रामे में जो बदमाशी वो दिखा रहे हैं ना वो एक नेक्स्ट लेवल की है और वो उनको सूट कर रही है। अच्छा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंसान आपको अपने- उनकी बदमाशी पसंद आई है हारून? वो आपको पता है ना आजकल तो विलन्स जो हैं वो हीरो से ज्यादा गुड लुकिंग होते जी हैं। हाँ, ये ऐसे एंटागनिस्ट का जो किरदार है हारून, जिन लोगों ने ड्रामाज ये देखे हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं वो तो जनाब फैन है, वो तो देखते रहेंगे। जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए हम इन ड्रामास के जो कुछ ट्रेंडिंग ड्रामास हैं, इनके ट्रेंडिंग डायलॉग्स हैं जो कि बड़े वायरल हुए हैं, कमेंट कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कह रहा था विलन और हीरो के दरमियान जो टेंशन होती है उसको बड़ी खूबसूरती से इस ड्रामे में दिखाया, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में हर इंसान कभी विलन भी होता है और कभी हीरो भी होता है। अरुण, अच्छा ये बात तो हो गई ना हीरो और विलन की, लेकिन आपको पता है जोड़ी तो फिर कहीं और ही बनती है ना, तो बता दें फिर जोड़ी तो हीरो हीरोइन की होती है। जाहिर है। तो इस हफ्ते फिर कौन सी जोड़ी हिट रही है ज्यादा? जोड़ी जो है जनाब वो तो इस हफ्ते अगर आप देखें तो शहरयार और उष्णा की जोड़ी। शहरयार जाहिर है इस ड्रामे के हीरो हैं और उष्णा क्लास के एक्टिंग इस ड्रामे में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। और शहरयार का जो मैंने देखा है कि एज एन एक्टर जिस तरह उन्होंने मैच्योर किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पहले मैं उनको कहता था कि ये खूबसूरत आदमी काठ का एक्टर है, तो वो लकड़ी की तरह बिल्कुल आते थे, गुड लुकिंग तो है लेकिन ये है कि एक्टिंग वेक्टिंग कुछ खास नहीं होती थी। इस ड्रामे में अगर आप देखें तो जो इमोशनल इंटेंसिटी, जो एग्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने डिपिक्ट की है वो इससे पहले शहरयार ने किसी किरदार में नहीं दिखाई। तो एज एन एक्टर ही हैज मैच्योर्ड अ लॉट which is great। अच्छा हारून, हमने वैसे भी ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे ड्रामास जो हैं काफ़ी इवॉल्व हुए हैं डे बाय डे, वीक बाय वीक, ईयर्स बाय ईयर्स, हमने काफ़ी एवोल्यूशन क्रिएट की है। अब टीज़र देख के, डायलॉग सुन के, म्यूजिक देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये हमारे ड्रामास हैं, ऐसे लगता है कि ये फिल्म चल रही है, ये फिल्म का टीज़र है, बड़े पर्दे का काम। हाँ बिल्कुल, इस तरह हमने एवोल्यूशन हम अपने ड्रामास के अंदर लेकर आए। मुझे ये बताइए इस हफ्ते का बेस्ट एक्टिंग में स्किलफुल कहा जाए या बेस्ट एक्टर्स कहा जाए, वो किस पर जाता है? क्योंकि शायकीन की जानिब से कोई एक तो एक्टर होता है जिसको एक हफ्ते में पसंद किया जाता है, वो कौन है? अच्छा जी, दो एक्टर्स की मैं बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा शाहवीर कादवानी की। शाहवीर कादवानी जो सुन मेरे दिल में आ रहे हैं, माशाल्लाह ही इज अ वेरी यंग गाय, अभी मेरे ख्याल में टीनेज में होंगे, अर्ली टीन्स में होंगे या मिड टीन्स में, लेकिन जो एक्टिंग का लेवल आपको नजर आएगा वो आई थिंक उन्होंने अपने भाई को और अपने वालिद को भी प्राउड किया होगा कि उन्होंने जिस तरह की एक्टिंग की। अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हैं, हारून कादवानी के भाई हैं, लेकिन शाहवीर कादवानी ने जिस तरह की खूबसूरत इंटेंसिटी दिखाई है इस कैरेक्टर में, सुन मेरे दिल में वो एक भाई का किरदार अदा कर रहे हैं जो माया अली के भाई का किरदार है और जिसको ब्लड कैंसर है और उसके घर पे बहुत सारे मसाइल हैं और इसके साथ वो लड़ भी रहा है, अपनी माँ और बहन को संभालने की कोशिश भी करता है। तो जिस किस्म की जज्बाती डेप्थ की जरूरत थी वो इतनी यंग एज में उस कैरेक्टर को समझ हो देना, जाता है, लेकिन इन्होंने दिया है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। और दूसरी जो एक्टर जिसको मैं खास तौर पे इस हफ्ते शाउट आउट देना चाहूंगा वो है अरसा गजल। इरसा गजल जो है वो बहुत अरसे से हम उनको टीवी पे देख रहे हैं, उष्णा शाह की बड़ी बहन भी हैं। आई थिंक उन्होंने भी इसी तरह अपनी वालदा इस्मत ताहिरा साहिबा, हमारी पाकिस्तान टेलीविजन की पुरानी अदाकारा हुआ करती थी, उनको, अपनी बहन को, अपनी फैमिली को उन्होंने बहुत प्राउड किया होगा इस पर्टिकुलर किरदार से जो वो सुन में ए मेरे इश्क जुनू में किरदार अदा कर रही हैं आफिया का। वो मदर बनी हुई हैं और वो जिस तरह की एक प्रिविलेज बैकग्राउंड की खातून होती है कि किस तरह वो अच्छे दिल की होती है लेकिन उसके बच्चे उसके अपने इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आगे होते हैं, उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया और वो अपने बेटे को कोई शक नहीं है चलो अगर मेरे बेटे से गलती हो भी गई और उसने एक लड़की को मार भी दिया तो कोई बात नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद ना करो, उसको बचा लो। तो वो जो एक सीन था ना दोनों शहरयार और इरसा का, ओए वो एक्टिंग किसी और लेवल की, बिल्कुल सराहना चाहिए। इस तरह की तो जो एक्टिंग की जाती है, कमाल की परफॉर्मेंस दी जाती है। अरुण, कुछ बात अब हो जाए, मेरा ख्याल है इस हफ्ते सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले OSTs की, तो कौन से OSTs थे जो कि टॉप रैंकिंग में शामिल हैं इस हफ्ते? अच्छा, मैं उसमें याद करना चाहूंगा फरार के OST को। फरार का OST लॉन्च हुआ बाकायदा, पहला एपिसोड आ चुका था, उसके बाद उन्होंने इसका OST लॉन्च का एक इवेंट हुआ कराची में और ये गाना है जी आसिम अजहर ने गाया है और आशिर वजाहत ने गाया है। आसिम अजहर की आवाज़ आपको पता है बड़ी मेलो सी चलती है, फिर आशिर जो है वो उसमें रैप का तड़का लगाते हैं और ये जो गाना है और ये जो ड्रामे का मूड है ये बड़ा मजे से। हारून जरा इस हवाले से भी इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अदाकार फिरोज खान और उनकी साबिक अहलिया के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर?
मैं इस पर ये कहूँगा कि जी ज़िंदगी आगे चलती है, इंसानों को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर ताल्लुक़ नहीं रहा तो उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना बेहतर होता है। अब अलीज़े शाह जो हैं वो फ़िरोज़ की एक्स वाइफ जो हैं, उन्होंने इस बारे में लिखा कि बच्चे जब अच्छे सेहत में होते हैं तब तो वालिद उनको ले जाते हैं, और जब उनकी सेहत ख़राब हो तो माँ की जिम्मेदारी बन जाती है। और फिर उसके ऊपर फ़िरोज़ खान ने जिस तरह रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी क्या अटेंशन चाहिए, स्टार बना दूँ। तो इस किस्म के जुमले उनके बीच में एक्सचेंज हुए, जो कि मेरे ख्याल में अब फ़िरोज़ खान अपनी ज़िंदगी में आगे चले गए हैं, ज़ैनब उनकी नई शरीक हयात हैं। तो ये बच्चे जो हैं उनकी बेहतरी के लिए, सुल्तान और फ़ातिमा दोनों बहुत खूबसूरत बच्चे फ़िरोज़ के और अलीज़े के, अब उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए मेरे ख्याल में इन दोनों को भी थोड़ा सा ज़रा अपने आप में मैच्योरिटी लानी चाहिए, और जो अब हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की तरफ देखना चाहिए। और अब उनका फोकस इस पे होना चाहिए कि बच्चों को एक अच्छी माहौल दे सकें, एक अच्छी बिल्कुल आगे बढ़ गए हैं, और दोनों को अब अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो आगे बेहतरीन अंदाज में चलना चाहिए, बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए, अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। अरुण, गुज़श्ता कुछ दिनों में मीडिया में ये अफवाह है कि वीना मलिक ने अपना नया जीवन साथी तलाश कर लिया है, और ख़बरें ये भी हैं कि वो जल्दी रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाएंगी। इसके अलावा वीना ने अपनी इंस्टाग्राम बायो में खुद को शहरियार की बंदी भी करार दिया था। ये शहरियार कौन है जिसका चेहरा नहीं आज तक किसी ने देखा? हाँ, और अभी तक छुपाया हुआ देख रहा हूँ 2-3 शहरियार को अब तक छुपाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ 2-3 हफ्तों से उज़ैर बार बार इस सवाल की तरफ आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आपके पास कोई ना कोई खबर है जो कि आप शेयर नहीं कर रहे। और फिर भी आप मुझसे पूछ चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि ये जो वीना मलिक के शहरियार हैं, अब मेरे ख्याल में वीना मलिक को भी इस शहरियार से पर्दा हटा देना चाहिए। ये बड़े अरसे से चली आ रही है कहानी। मुझे लगता है वीना मलिक जो है ना वो मीरा के कदमों पे चल रही हैं। तो वो लेकिन हाँ, क्योंकि वो जिस तरह की फिल्म ये खबरों में रहने के लिए इस किस्म के ट्रोप्स जो हैं वो मीरा इस्तेमाल करती रही हैं, वीना भी मेरे ख्याल में उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं। लेकिन वीना को ये समझने की ज़रूरत है कि खैर मीरा एक बहुत बड़ी स्टार रही हैं, नंबर 1 की रेस में थी वो एक ज़माने में। बट कमिंग बैक टू जो है ये जो हमारा केस चल रहा है वीना का, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि वो एक दिखाती रहती है उनकी तस्वीरें शहरियार की, जहाँ उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता, चेहरे से नीचे नीचे वो नज़र आते हैं। वो गाने भी गाते हैं, उनके लिए शेर भी लिखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी दिखाते हैं। तस्वीर थोड़ी सी ऊपर कर लें, पासपोर्ट साइज कर लें, बस कुछ करके अब वो चेहरा दिखा दे ना, वो कौन है, वो जरा तस्वीर से निकल के सामने आ। हाँ। तो वो वाली बात लेकिन वो मेरे ख्याल में ऑडियंस में, नाजरीन में जो है क्यूरियोसिटी जनरेट कर रही हैं ताकि और ज्यादा पब्लिक मेरा ख्याल में वो कोई मीनारे पाकिस्तान पे उसकी अनवेलिंग होगी, वो लाहौर में एक बड़ा जलसा करेंगी और उसमें जो है वो शहरियार को जो है वो अवाम के सामने लाएंगी। देखिए हारून, हमें बेस्ट विशेस देनी चाहिए, बेस्ट विशेस भी देनी चाहिए, इंतजार भी करना चाहिए कि क्या शाकार होता है। मुंह दिखाई, हमारी भी ऐड ऑन कर लीजिएगा उसमें। एनवेलप पे ना नजफ का भी नाम साथ ऐड कर लीजिएगा। साथ बिल्कुल डन। क्या बात है। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। मलिका तरन्नुम नूरजहां के पोते अदाकार सिकंदर के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने किसी स्पेनिश खातून से शादी की है। इस बारे में हमें कुछ अंदर की खबर दें, बताएं नाजरीन को, क्या अपडेट है? बिल्कुल जी, आयरीन उनका नाम है, जिन खातून से सिकंदर रिजवी ने शादी की है। सिकंदर को हमने एक फिल्म में भी देखा है और वो मीडिया के साथ किसी ना किसी हवाले से जुड़े ही रहते हैं। और फिर सबसे बड़ा हवाला तो ऑफ कोर्स यही है कि मैडम नूरजहां के बड़े बेटे अकबर रिजवी साहब के साहबजादे हैं। उनकी अपनी वालदा जो है सिकंदर की, वो फ्रेंच हैं और वो एक कराची में बहुत सारे कामयाब रेस्टोरेंट्स, बड़े हाई लेवल के रेस्टोरेंट्स, महंगे रेस्टोरेंट जिनको कहते हैं, वो चला रहे हैं। अच्छा। तो सिकंदर का काफ़ी सारी अदाकाराओं के साथ नाम जुड़ा रहा है माजी में, लेकिन अब उन्होंने फाइनली जो है वो डिसाइड किया कि वो सेटल डाउन करेंगे और उन्होंने शादी कर ली है आयरीन के साथ। बहुत खूबसूरत शादी थी और आपको पता है वो तो ख़ानदान ही बहुत खूबसूरत है, तो वो जो तमाम तकरीबात की तस्वीरें आती जा रही हैं तो सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत खुश लग रहे हैं और नए जोड़े को मुबारकबाद और अच्छी तमन्नाएं उनके लिए। अच्छा हारून, ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले अदाकार शान ने हमने देखा था कि अपनी कुछ शर्टलेस उन्होंने पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ तबसरे किए गए, कमेंट्स किए गए। तो ना उससे हवाले से शान ने अब एक खासी तफसीली पोस्ट भी की है। बताइएगा क्या मौक़िफ़ रखा शान ने अपना सामने? पहले ये बताइए वो आपको पिक्चर कैसे लगी, पिक्चर कैसी लगी? जब आपको छेड़ रही है, गैर जरूरी तस्वीर थी। अच्छा। मेरे ख्याल में शान थोड़े से जो है ना वो बहक से गए। वो हारून ये क्या बात हुई, गैर जरूरी तस्वीर क्यों यार? देखें यहाँ मेरा इख्तलाफ है, सुनील सेठी लगाए तो जनाब वो ठीक है, जायज है, बिल्कुल ठीक है। उस बंदे ने इस उम्र में अपनी फिटनेस मेंटेन रखी है, कुछ तो उसे भी सराहें यार आप। देखिए शान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अदाकार हैं। मेरे ख्याल में
सुनील शेट्टी लगाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शाहरुख खान लगाए तो फिर शायद इस बात का फ़र्क पड़ेगा। तो शान जो है वो उस लेवल के अदाकार हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आइकॉन है। और मेरे ख्याल में ये तस्वीर जो है इसलिए गैर जरूरी थी कि शान जो है वो अक्सर सोशल मीडिया के हारून हो सकता है कि वो फिटनेस का मैसेज दे रहे हो कि आप इस उम्र में भी खुद को फिट रख सकते हैं, अच्छे रख सकते हैं, हेल्दी फील कर सकते हैं। और यही वजाहत उन्होंने की, यही वजाहत उन्होंने देखिए मैंने मैसेज पकड़ लिया जी कि अगर मैं 50 साल का हूँ, जो कि शान ने अपनी उम्र बड़े प्राउडली ओन भी की, उन्होंने कहा 50 साल की उम्र में भी मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। और वो उन्होंने, लेकिन ये तस्वीर फिर जिम से आनी चाहिए थी। अगर वो जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते और वहां से तस्वीर दे देते तो वो ज्यादा बेहतर रहता, मैसेज भी क्लियर होता। लेकिन ये असल में लोगों का एतराज, जिम में लोग ज्यादा होते हैं ना हारून, तो फिर जो सेल्फी ली है ना, पिक्चर से एतराज नहीं है, प्लेस से एतराज है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले मैं मशवरा देता हूँ आपके जो आपने कमेंट किया ना, इसकी रोशनी में मशवरा देता हूँ कि उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए। बहुत अच्छी लगी थी वो पिक्चर और मुझे बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज बहुत अच्छी, और शान बहुत बड़ा स्टार है, बहुत अच्छा उनको 7 खून माफ है। चले ये तो बड़ा अच्छा आपने तस्लीम कर दिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हारून, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा से गॉसिप्स करके। तो मजीद आपका इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीक। और अभी नाज़रीन अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद 1-2 सेगमेंट और बाकी हैं जो आपके लिए बहुत खास है। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से। नाज़रीन, कुछ वालिदैन, कुछ पेरेंट्स बच्चों की शिकायत करते हैं कि भाई हमारे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, हर चीज़ पर ज़िद करते हैं, कभी किसी खिलौने के लिए, कभी खाने पर, और कभी कभी कुछ इस तरह की जिद करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और बच्चों की ये जिद वालिदैन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित होती है, क्योंकि बच्चे बड़ा टफ टाइम दे रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जिद वाकई बच्चों की शख्सियत का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं। माहिरीन ये मानते हैं कि जिद्दी रवैया हमेशा मनफी नहीं होता, बल्कि ये बच्चों के पुख्ता इरादे और खुद एतमादी के इजहार का एक जरिया भी हो सकता है और इनकी शख्सियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार भी अदा करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन को किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, नरमी करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, किस तरह बच्चों को टैकल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, ना कि मजीद जिद करने लग जाएं। तो इसी हवाले से इस वक्त हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट आफाफ मंजूर साहिबा। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं नजफ? ज़बरदस्त। पहला सवाल तो यही है आपसे कि बच्चे जिद क्यों करते हैं? ये कोई फितरी अमल है या तरबियत की वजह से कुछ बच्चे जिद करने लग जाते हैं? नजफ, अगर मैं आपके सवाल का रुख भी चेंज कर दूं, कैसा लगेगा? कर दीजिए, इजाजत है, आप कर दीजिए। आपका सब्जेक्ट है, आप कर सकते हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, बच्चों की शिकायत के साथ पेरेंट्स आते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 100 पेरेंट्स आते हैं तो उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 90% पेरेंट्स आर ऑन ए रॉन्ग साइड। अच्छा, यस, दिस इज द रियलिटी एंड द ट्रूथ। और द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस, जो आप ये समझते हैं कि एक मिथ है कि बच्चे जिद करते हैं, बच्चे करते हैं, मतलब अगर आप इसको अपोजिट सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स जिद करते हैं। अच्छा, नहीं, इस बात की ना वजाहत कीजिए, इसको जरा इलैबोरेट कीजिए। वो जो है ना एक्सप्लेन भी करूंगी कि व्हाई आई एम सेइंग सो। जी, देखिए, जो जिद है, या जिद बेसिकली क्या है? जिद बेसिकली है कि अपनी बात को मनवाना या आप जो चाहते हैं वो करना। अब ये एक फितरी अमल है, इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। आप ये समझ लीजिए कि इंसान जो पैदा होता है ना, तो वो जो चीज़ें लेके पैदा होता है, उसमें एक फितरत जो है ना वो ये है कि उसने रिसीविंग उसको पसंद है, हासिल करना। देना जो है वो बाद में सीखते हैं। आप देखिए ना, छोटा बच्चा जो है उसको नहीं पता कि गिव क्या है, शेयरिंग क्या है, आप वो सिखाते हैं बच्चों को, या फिर बच्चा अपने सामने होते हुए सीखता है। अदरवाइज इंसानी फितरत देखें तो उसकी फितरत जो बेसिक है ना वो ये कि रिसीव करना, कि मैं कितना ले सकता हूँ कहीं से। ये जो देने वाली चीज़ है ना, ये हमें सीखनी पड़ती है और सिखानी पड़ती है। सो जो बच्चा है उसके अंदर जिद का होना वो फितरी अमल है, यानी उसको नेचुरली है कि उसने वो करना है। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं उसमें जिद की वजूहात क्या हैं? उसमें जिद की वजूहात ये होती हैं कि बच्चा चूंकि अपनी नीड्स को बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, उसको ये नहीं पता कि उसने कम्युनिकेट कैसे करना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है, तो वो हमें लगता है कि वो शायद जिद है या चिड़चिड़ापन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसको वही बात है कि ये नहीं पता कि मैंने देना भी है ना, या मैं कोई ऐसी भी चीज़ है जिसमें मैंने वेट करना है, इंतजार करना है, तो ये चीज़ें सब उसके पास नहीं है। तो उसने सीखा है कि बस रोना है, जिद करनी है और मैंने अपनी बात मनवा लेनी है।
तो ये एक रवैया है, आप ये कह लीजिए। अच्छा। अब एक तरफ ये रवैया है कि बच्चे ने ये सीख लिया, जो आमतौर पे हमारे घरों में होता है मोस्टली, कि बच्चों को ये पता चल गया है कि मैंने जो है ना वो कोई चीज़ चाहिए तो मैंने क्या करना है, एक ऊंची सी चीख मारनी है, 5 मिनट रोना है, और उसके बाद जो है ना वो मेरी चीज़ मैंने ना भी कही होगी तो मुझे मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कुछ बच्चे ना इस चीज़ को रवैया भी बना लेते हैं, पेरेंट्स ना चीखे मारने से ही चीज़ देते। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आए, पेरेंट्स वाली साइड। वो भी बहुत जरूरी है ना। जी जी जरूर। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स करते हैं क्या, एक शाउट करते हैं, लाउडली दे शाउट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये नहीं करना, ये मैं नहीं दूंगा। अच्छा, और बच्चा जो है वो सहम जाता है, चुप कर जाता है। अब ये दोनों ने अपना अपना एक रवैया सीख लिया है। बच्चे ने सीख लिया है कि मैंने रो धो के अपनी बात मनवा लेनी है, और वालिदैन ने ये सीख लिया है, माओ ने ये सीख लिया है कि मैंने शाउट करना है या बाजुका एक आधा लगा भी देना है ना, तो उससे मेरी बात मानी जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये एक आप ये कह लीजिए कि एक सीखा हुआ एक अमल है, या उन्होंने एक डिज़ाइन कर लिया उस अमल को। सो दिस इज़ अ बिहेवियर जो कि दोनों ने डेवलप कर लिया, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। अब इनसे क्या डेवलप होती हैं फर्दर चीज़ें? इनसे डेवलप होता है कि आपने रिएक्ट करना सीख लिया है, बच्चे ने भी रिएक्ट करना सीख लिया है, और पेरेंट्स भी रिएक्ट करते हैं। हालांकि हमें रिस्पॉन्स करना सीखना है, बिल्कुल। वालिदैन को भी और बच्चों को भी सिखाना है। वन बाय वन करके इस तरह चलते हैं कि चीखने से बच्चे पे क्या असर पड़ता है, उसकी दिमागी सिचुएशन पे, उसकी ग्रोथ पे, वो पहले बात बिल्कुल। अच्छा, अब चीखना जो है वो अगर तो एक उसने रूटीन बना ली, जैसे मैंने कहा कि उसने ये सीख लिया कि मैं अगर चीखूंगा तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ठीक है। अब अगर दिन में वो एक आधी बार चीख रहा है या कुछ इस तरह से अपनी किसी बात को मनवाना है, वो तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रोना इंसान को आता है। पैदाइशी तौर पे भी वही बात है कि इंसान जो सीखता है ना वो रोना सीख के आता है, हंसना उसको सीखना पड़ता है दुनिया में आगे। तो वो जो है ना वो रोना, उसको उसके लिए मसला नहीं है रोना और चीखना, तो वो रो सकता है, बच्चे घंटों भी रो सकते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी जिस्मानी तौर पे उनके जो आप कह लीजिए कि लंग्स हैं और जो कुछ भी है उनकी बॉडी में, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो थोड़ा सा रो लेंगे या कर लेंगे। लेकिन अगर वो एक्सेसिव क्राइंग है तो उसका असर उनकी नफ्सियात पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा होगा। अच्छा, जिस्म से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे होगा। और ऑफ कोर्स जब दिस इज ऑल कनेक्टेड, जब मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है या नफ्सियाती तौर पे बच्चे मुतासिर होते हैं, तो फिर उनका खाना पीना मुतासिर होता है, उनकी नींद मुतासिर होती है, और जब ये दोनों चीज़ें मुतासिर होती हैं तो हेल्थ ऑफ कोर्स डिक्रीज होती है। इसीलिए आप देखें जो बहुत ज़्यादा स्टबन बच्चे होते हैं, ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते, उनका वेट जो है वो ज़्यादा बैलेंस नहीं होता, बेहतर नहीं होता। उनके अगर आप स्कूल जाना कहते हैं ना, ये अपना खून ही सारा जला लेता है। हाँ, जिसे आप बड़े कहते हैं कि खून क्या बनेगी, बिल्कुल, जिसको बड़े कहते हैं आमतौर पे कि तो रो रो के खून जलाता है, ठीक है। तो वो वाकई में सड़ता है, बिल्कुल सड़ने के भी दो मतलब निकलते हैं। तो वो यही वजह होती है कि वो जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पे बच्चे इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि वो मुसलसल कोई भी चीज़ एक्सेसिव हो जाए। हम अगर वजूहात पे आ जाएं, क्या लगता है आपको, वालिदैन की तरबियत का मसला होता है, घर का माहौल असरअंदाज होता है, और किस उम्र के बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं? और जिद से मुतालिक वैसे आप हमेशा जो केसेस आपके पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनकी मिसालें भी आप रखती हैं, तो कहीं जिद से मुतालिक भी कोई एक आधा केस जो है उसकी कोई मिसाल हमारी नाज़रीन को बताएं, समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपने बड़ा अच्छा जो है वो बात की है। मेरे पास पिछले दिनों कोई 16-17 ईयर्स ओल्ड बॉय जो है वो, उसके पेरेंट्स उसके साथ कंप्लेन के साथ आए कि ये बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और तंग करता है, और फिर सबसे आजकल जो सबसे बड़ा हल है ना माँ बाप के पास बच्चों की ज़िद को और उनकी स्टबननेस को कंट्रोल करने का, वो मोबाइल स्नैचिंग है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, वो मोबाइल जो है ना उनसे छीन लिया जाता है, मैं इसको स्नैचिंग कहूँगी, बिल्कुल स्नैचिंग है। आपने दिया क्यों था भाई? जब आपने दे के उसको 24 घंटे और फिर उसकी लत लगा दी, ठीक है। अब आपने एकदम से जो नहीं, उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, उसकी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो आपने उससे ले ली है, जिसके साथ उसका वक्त स्पेंड हो रहा था। अच्छा, वो बच्चे की शिकायत क्या है? बच्चा ये कहता है कि मैं और क्या करूँ, ठीक है। उसके पास आजकल जैसे हमारे यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में घर है ना, कोई उसके पास बाहर जाने की एक्टिविटी है ना, उसको ये अलाउड है कि उसने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, ना उसके पास मस्जिद जाने की एक्टिविटी है, ना उसके पास के लिए भी टाइम नहीं है कि उनको दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के पास खुद टाइम नहीं है कि वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में बच्चों को एंगेज कर सकें। ना ही आपके पास वो सोशलाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं कि आपने रिश्तेदारों के घर जाना है और आना है और कोई इस तरह की कजन्स हों, कुछ टाइम स्पेंड हो जाए, नथिंग। अब बच्चे के पास वाकई करने को कुछ नहीं, आपने वो सारा उसका पैटर्न डेवलप कर दिया, और अब जब आपने उसको वो चीज़ दे भी दी थी तो अब आप एक ही चीज़ के ऊपर सारा बर्डन डाल देते हैं कि मैं मोबाइल नहीं दूंगी या मैं नेट डिस्कनेक्ट कर दूंगी, या कुछ इस तरह से भी है। तो अब बच्चे की शिकायत ये थी कि अगर ये मेरे साथ किया जाता है तो मैं तो इसके रिवर्स में रेबेलियस हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, मेरी बात नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानूंगा।
अब वहाँ पेरेंट्स को ये समझाने की ज़रूरत थी कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने उनका जो है ना पूरे का पूरा एक जो मोबाइल का वो है कि आप मुसलसल उससे छीन के रख लें और आप उसको दुरानियाँ कम करें, रूल सेट करें। अच्छा, इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप शुरू से बच्चों के साथ किस तरह से रूल सेट करते हैं। जो स्टबननेस है ना 3, 4, 5 साल के बच्चे की, वो बड़ी नॉर्मल है, वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब आप ये कह लीजिए कि वो फितरी है, वो उसके अंदर होनी है अगर एक ख़ास हद तक है, ठीक है। अच्छा, वो जो डेविएट करती है, मैं उस पर भी बात करूँगी, बहुत ज़रूरी है कि आपको कब इस बात का अंदाज़ा हो कि ये जो ज़िद है हद से ज़्यादा है और ये अब किसी प्रॉब्लम की या मुश्किल की निशानदेही कर रही है। सो वो 3-4 साल की उम्र जो है ना वो बड़ी नॉर्मल है, उसमें बच्चे ने जिद करनी है क्योंकि उसको अभी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का नहीं पता, करने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं पता कि लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, इसकी मुझे क्यों ज़रूरत है। उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसको क्यों का नहीं मुझे पता, क्या चाहिए और मुझे किस चीज़ से मना किया जा रहा है, ठीक है। यानी उसको क्या का पता है, उसको क्यों का नहीं पता। अच्छा, ये भी होता है कि जिस चीज़ से ज़्यादा मना किया जाए बच्चे वही काम ज़्यादा करते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, नो जो है ना, मैं हमेशा ये पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप बजाय बहुत ज़्यादा जो नो कहते हैं बच्चे को, उसकी जगह इंस्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यानी आप उसको ये ना कहें कि तुमने ये नहीं करना, हम ये नहीं लेंगे, आप ये कहें कि हम इसकी बजाय ये कर लेते हैं। हम अगर ये कर लें, हम अगर ये कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यानी आप उसको एक ऑप्शन दे दें जो कि उसके लिए बेहतर है। आप किसी को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बच्चों के आप बड़ों को कह देंगे नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो एकदम से ट्रिगर कर जाएंगे, वो फिर रास्ते निकालेगा ये कैसे हो सकता है, आपकी फीलिंग कैसे आएगी। आप ये नहीं फौरन समझें कि ये मेरे साथ एग्री नहीं कर रहा, ये मेरे साथ रेडी नहीं है। अच्छा, अमूमन आपने क्या पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ देखी है ज़्यादा गलती जो वो करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को वो मजीद मदद करते हैं ज़िद्दी होने में? देखिए, पेरेंट्स जो आमतौर पे उनका रवैया होता है ना वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ होता है। यानी या तो वो बहुत ज़्यादा लगामें खींच के रखते हैं या फिर ये है कि यानी सुबह बहुत डांटा और रात को एकदम से जो है ना वो स्विच कर दिया। दूसरी बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि जो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी मैं ये कहती हूँ कि हमेशा अगर आपने बच्चे की तरबियत करनी है ना तो जो दो पेरेंट्स हैं, बोथ मदर एंड फादर, उनको बच्चे के लिए एक प्लेटफॉर्म पे होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि माँ ने किसी चीज़ से मना किया है और 2 घंटे बाद बाप उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देता है, या बाप ने मना किया है और माँ अपना को बदला लेने के लिए बाप ने बाहर फैला दी, बेटा मेरे पास आ जाओ, माँ ने डांटा है तो कोई नहीं। वो चीज़ जो है ना, मतलब आपको एक टीम की तरह काम करना है, आपको एक टीम की तरह काम करना है। पेरेंटिंग इज अ टीम वर्क। सो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमने अपने बच्चे के लिए ये चीज़ें हमें उसे देनी है और ये चीज़ें नहीं। अच्छा, आप ये भी बता दें कि कौन सी ऐसी लिमिट्स हैं या कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके बाद प्रोफेशनल की जो हेल्प है वो लेनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चों की जिद को कंट्रोल करने के लिए? अच्छा, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स वेरी कॉमन, और उसकी रीजंस हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव यूज़ ऑफ आप ये कह लीजिए जो टाइम का इस्तेमाल है वो ठीक नहीं है, यानी उसके लिए आपके पास कुछ बेहतर चीज़ें नहीं है। फिर आपकी जो स्टडीज़ का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, बट दे आर फ्यू थिंग्स विच आर बायोलॉजिकली डिस्टर्बिंग द चाइल्ड, जो कि बच्चे के अंदर किसी भी बीमारी की सूरत में या डिसऑर्डर की सूरत में उसको तंग कर रही होती है और परेशान कर रही होती हैं, और अर्ली ईयर्स में पेरेंट्स अक्सर नहीं जान पाते कि ये क्या प्रॉब्लम है। मैं 4 इंडिकेटर्स बता रही हूँ जो कि बहुत क्लियर है। अगर आपके बच्चे के अंदर वो पाए जा रहे हैं, आप वो महसूस करते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन मस्ट गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। और वो क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चा जो जिद जिसको आप कह रहे हैं, वो जिद उसके अंदर इस तरह की हो कि वो मुसलसल हर बात पे जिद कर रहा है, इग्नोरेंस शो कर रहा है, और ये सिलसिला उसका 2 महीने तक मुसलसल जारी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वैसे तो हम आमतौर पर कहते हैं 2 हफ्तों से 2 महीने तक, यानी 2 वीक्स। देखिए, बच्चे बड़े क्विकली मूड चेंज करते हैं। बच्चे के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे के अंदर होती है, लेकिन अगर बच्चे के अंदर कंसिस्टेंटली एक जैसा बिहेवियर आ रहा है। दूसरी चीज ये कि बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज है बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब, सो नहीं पाता या बहुत ज्यादा सोता है, बहुत लेजी फील करता है ऑल द टाइम, यानी सो के उठा है 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद भी वो लेजी है, लेथार्जी है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। चौथी चीज ये है कि वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है और वो एग्रेसिव हो रहा है, यानी वो बात पे एग्रेसिव होता है, चिड़चिड़ापन शो करता है। अगर ये 4 बहुत क्लियर इंडिकेटर्स हैं, अगर ये आपके बच्चे के अंदर मुस्तकिल पाए जा रहे हैं और हर सेटिंग में पाए जा रहे हैं, यानी माहौल के तब्दील करने से भी चेंज नहीं हो रहे, उनकी वजह से भी चेंज नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया, करना चाहिए बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत हेल्पफुल गुफ्तगू की हमारे लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए। तो नाजरीन, हम एहतिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ये है चाइना से न्यूज़ है। चीन में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है जहाँ एक मुलाजिम ने अपनी कंपनी के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि वो काम के दौरान थक के सो गया था और उस दौरान कंपनी ने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया।
और जो मुकदमा दायर किया है मुलाजिम ने, उसमें उसने अपना मौक़िफ़ ये रखा है कि जनाब उसने सारी रात ड्राइव की, अच्छा। दिन में ऑफिस में काम किया और वो 1 घंटा सो गया। हाँ। कंपनी ने इस बात से उसे नौकरी से निकाल दिया। जब वो अपना ये केस लेकर अदालत पहुंचा तो जज साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला सुनाया कि नौकरी पर सोना कोई जुर्म तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। क्या बात है। अदालत ने कहा कि कंपनी मुलाजिम की जो 2 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं वो सिर्फ आपने एक खिलाफ वर्जी पे उसे बरतरफ कर दिया, ये सरासर ज्यादती है। अदालत ने मुलजिम के हक में फैसला सुनाया, ना सिर्फ फैसला सुनाया बल्कि कंपनी को ये हुक्म दिया है, हरजाना किया है। उसे कहा कि आप 3,50,000 युआन बतौर हरजाना अदा क्या बात है। वैसे तो 1 घंटे की नींद के अगर आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो ये तो चाइना में ही हो सकता है। और कितनी अच्छी बात उन्होंने जज ने की है कि अगर काम के दौरान आपको नींद आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं, आप सो सकते हैं, फितरी हम भी 2 घंटे में 1 घंटा सो सकते हैं। क्या ही बात है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए, कल दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।